हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और अब तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने शुरू किया हुआ है आप लोगों के लिए रिवीजन सीरीज। और रिवीजन सीरीज में हम लोग लगातार हर एक महीने के सभी कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक हम लोग दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का मंथली कंपाइलेशन कर चुके हैं, सभी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। जनवरी 2025 भी हो चुका है और फरवरी 2025 भी हो चुका है। तो आज की ये क्लास है हमारी मार्च 2025 के करंट अफेयर्स पे। तो जो भी खास रहा पूरे महीने वो सारी बातें जानेंगे, समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे फिलहाल हम लोग। तो अभी फिलहाल हिलना डुलना नहीं है, लगभग 2-2.5 घंटे बिल्कुल स्टेबल होकर बैठ जाना है। सभी बातों को अच्छे जानना समझना। रिवीजन क्लास है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, सभी चीजों को रिवाइज करेंगे। तो क्या क्या खास रहने वाला है, पहला सेक्शन है हमारा राज्य व्यवस्था और शासन का। तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से क्वेश्चन भी आते हैं। देखते हैं क्या क्या खास चर्चा में रहा था इस महीने। सबसे पहली बात कर रहे हैं ई कोड मिशन मोड परियोजना की। तो देखो, पहले हमारे जो कोड थे उनकी सारी की सारी चीजें पहले प्रॉपरली ऑफलाइन हुआ करती थी, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह काफी होते थे। चीजों को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, इसलिए ई कोड सिस्टम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या क्या खास है जरा नजर डालते हैं। तो कैबिनेट ने ई कोड मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। तो दरअसल इस दौरान राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में ई कोड परियोजना को 2007 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका जो पहला चरण था वो 2011 से 15 का था और दूसरा चरण 2015 से 23 के दौरान क्रियान्वित किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि देखो, जिस तरह से न्यायालय के अभिलेख हैं उनको डिजिटलीकरण करना और इसी के माध्यम से डिजिटल और कागज रहित न्यायालयों की ओर कदम बढ़ाते हुए न्याय को आसानी से प्रदान करना, ये इसमें खास उद्देश्य रखा गया। तो इस दौरान न्यायालयों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच में जो निर्बाध और कागज रहित इंटरफेस होना चाहिए उसे तैयार करना, यही ई कोड मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो अब इसके तीसरे चरण का कार्यान्वयन किया जाएगा। तो ये मुख्य जिम्मेदारी न्याय विभाग जो विधि मंत्रालय के अधीन है, ई समिति सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। तो इनकी सिफारिश पर उच्च न्यायालयों को धनराशि जारी की जाएगी और इस दौरान ई समिति ई कोड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नीति नियोजन और मार्गदर्शन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार रहेगी। तो ध्यान रखिएगा किस तरह से हम लोग लगातार डिजिटलाइज हो रहे हैं कोड सिस्टम में भी। अगली इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं अपार आईडी की। ये बहुत अधिक चर्चाओं में रहा है हाल फिलहाल के अंदर। और अपार आईडी देखो, ये बच्चों के लिए बनाई गई थी, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि मेनली इसका जो मेन मामला था वो आपके पूरे एकेडमिक्स को कवर करने के लिए था। इसको मैंने पहले बीच में कई बार करंट अफेयर्स की क्लासेस में डिस्कस किया है, बहुत सारी बातें बताई हैं मैंने इस बारे में। तो दरअसल जो ये अपार आईडी का कंसेप्ट है, ये दरअसल बच्चों के लिए था कि ठीक है, जब बच्चा कोई भी पढ़ना शुरू करेगा, चाहे प्री प्राइमरी से, प्राइमरी से, किसी भी लेवल से, तो उसकी जो शुरुआती पढ़ाई वहां से लेकर जब तक वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू करेगा, जिस भी सेक्शन में जाएगा, सेक्टर में जाएगा, वो सारी की सारी अचीवमेंट्स A to Z सब एक ही आईडी के अंदर कलेक्ट होंगी। और अच्छा भी था क्योंकि अभी क्या होता है कि फिजिकल मोड पे जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, सर्टिफिकेट्स को, डिप्लोमास को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो ऐसे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। सबसे बढ़िया चीज, एक ही आईडी, और आईडी में डिजिटली सारी चीजें सेव, चाहे आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हो, एकेडमिक अचीवमेंट्स हो या फिर इसके अलावा कोई और अचीवमेंट हो, वो सारी चीजें एक जगह पर ही सेव कर ली जाएगी। तो इसीलिए अपार आईडी शुरू किया गया था। बट कई बार इसको लेकर के कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई, परेशानी भी हुई। तो फिलहाल इसी तरह का एक मामला था कि अभिभावक और कार्यकर्ताओं ने ये डर दिखाया था कि स्कूली स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा मंत्रालय की जो अपार आईडी है उससे बाहर निकलना लगभग असंभव हो सकता है, भले ही नामांकन आधिकारिक तौर पर स्वैच्छिक है। तो शुरुआती तौर पर ये कहा गया था कि अपार आईडी स्वैच्छिक है, बनवाना चाहते हो तो ठीक, नहीं बनवाना चाहते हो तो ठीक। लेकिन बाद में पेरेंट्स ने कंप्लेंट की थी कि स्कूल जबरदस्ती बच्चों को प्रेशराइज कर रहा है कि अपार आईडी बनवाओ। अपार आईडी नहीं बनवाओगे तो स्कीम नहीं मिलेगी, फायदा नहीं होगा, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा या और भी बहुत सारे फायदे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की बड़ी परेशानियां उस समय बच्चों के लिए क्रिएट की जा रही थी स्कूल के द्वारा। तो पेरेंट्स को टेंशन थी। तो क्या क्या खास है इसके अंदर, तो ये पहल जो है इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत को प्रस्तुत किया गया था। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? पहली बात तो है आजीवन शैक्षणिक पहचान, यानी कि जब आप अपनी पहली पहली पढ़ाई शुरू करोगे तब से लेकर हमेशा तक के लिए ये आईडी आपके लिए हमेशा साथ में रहेगी, आपका काम संभालेगी। तो अपर आईडी का परमानेंट सिस्टम रहने वाला है। तो हर एक छात्र को एक अद्वितीय 12 अंक की आईडी दी जाएगी और वो फिर हमेशा उसका चलेगी। तो केंद्रीकृत प्रणाली, तो शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक ही स्थान पर रखा जाएगा, यहाँ पे भटकना नहीं पड़ेगा या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। वहीं क्रेडिट ट्रांसफर, तो हर एक चीज का जो भी क्रेडिट है वो सब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और आईडी में ही सब कुछ सेव रहेगा। आजीवन पहचान, यानी कि शुरू से लेकर आगे तक सेम आईडी और वही आईडी हमेशा आपके साथ देगी। सारा रिकॉर्ड आपका वहीं पर ही संभाल के रखा जाएगा। इसके साथ साथ इसकी खास विशेषता ये भी थी कि छात्र की जो उपलब्धियां हैं उन सभी को संभाल के रखा जाएगा।
क्रेडिट मान्यता को सुव्यवस्थित रूप से रखा जाएगा, शैक्षणिक लचीलापन भी बढ़ाया जाएगा और संस्थानों के क्रेडिट हस्तांतरण को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये सभी चीजें शामिल रखी गई थी। तो इंपॉर्टेंट है इसलिए अपार आईडी कि सभी चीजें एक ही आईडी के अंदर सेव हो जाएगी। ये बच्चों का आईडी कार्ड भी होगा और यही नंबर जिंदगी भर सभी अचीवमेंट्स जहां जहां सेक्टर्स में हुए हैं हर एक चीज को वो शेयर करने का काम करेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ईपीआईसी की। ये क्या होता है? तो देखो, जो आपका वोटर आईडी होता है वो ईपीआईसी ही कहलाता है और इसको कहा जाता है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि मतदाता फोटो पहचान पत्र। तो अभी फिलहाल ये था कि मतदाताओं के लिए एक ही पहचान दस्तावेज है ईपीआईसी, ये बात चली थी। ये किस तरह से है और क्यों है? तो इसे मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था और मतदाता प्रतिरूपण को रोकने के लिए 1993 में इसको जारी करना शुरू किया गया था सबसे पहले। तो ईपीआईसी के बारे में क्या स्थिति है? देखो, 1993 से पहले जो वोटिंग के लिए आपके आईडी बनते थे ना, फोटो नहीं हुआ करती थी। फोटो वाला जो सिस्टम है 1993 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या खास बातें? ये पंजीकृत मतदाताओं को जारी किया जाता है, यानी कि अगर आपका नाम वोटर्स लिस्ट में है, रजिस्टर्ड है, तो ही आपको जारी किया जाएगा, वरना जारी नहीं किया जाएगा। जब तक धारक का नाम मतदाता सूची में नहीं आता तब तक उसे मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो वोटिंग के लिए या जो वोटर आईडी है आपका, जिसको हम लोग ईपीआईसी कह रहे हैं, ये ईपीआईसी तभी मिलेगा जब आपका नाम मतदाता सूची में है और मतदाता सूची में नाम होगा तो ही आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपके पास ईपीआईसी है भी पर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो भी आपको वोटिंग का राइट नहीं मिलने वाला है। तो ये जो ईपीआईसी होता है, ये नाम, आयु, पता, मतदाता विवरण, फोटो और साथ ही पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर इसके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। तो हर एक ईपीआईसी की एक अपनी खास संख्या होती है और इस खास संख्या के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 3 वर्णमाला के कोड होंगे और 7 अंक भी होंगे इसके अंदर। तो पहले शुरुआत में 3 वर्णमाला यानी कि 3 अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के अक्षर होंगे। 3 अंग्रेजी के अक्षर के बाद फिर आपको इसके आगे डिजिट्स देखने को मिलती है। तो हर एक विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक अलग संख्या बनाई जाती है, उसके हिसाब से सारा काम चलता है और 2017 से ईपीआईसी को निर्वाचन आयोग के एरोनेट पोर्टल के उपयोग करके ही जारी किया जाता है। हालांकि ये पूरा मामला चर्चा में क्यों था? क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि सेम ईपीआईसी नंबर पे ना डुप्लीकेट कई के लोगों को नंबर जारी कर रखा, मतलब एक ही ईपीआईसी नंबर कई लोगों को जारी किया हुआ है। ये कंट्रोवर्सी थी, तो इसी वजह से ये मामला चर्चा में था। आगे बात करते हैं सहयोग पोर्टल की। तो एक्स कॉर्प ने भारत सरकार पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत कंटेंट विनियमन और सहयोग पोर्टल पर कानूनी सुरक्षा उपायों को दरकिनार करके की चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है। तो इसी वजह से सहयोग पोर्टल चर्चा में है। तो सहयोग पोर्टल का विकास किसने किया? I4C यानी कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत गृह मंत्रालय के द्वारा विकसित इसको किया गया। इसका उद्देश्य है सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों को सहयोग करना। तो इसका कार्य भी यही है कि यह पोर्टल गैर कानूनी सामग्री की रिपोर्टिंग और उसे हटाने की प्रणाली को सुव्यवस्थित करता है और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों से डेटा अनुरोधों को सुविधाजनक बनाने का काम भी यही करता है। ठीक, चलिए हैग अभिसमय की बात कर लेते हैं, जो 1965 में किया गया था। तो हैग अभिसमय दरअसल क्यों चर्चा में रहा? दरअसल अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने प्रतिभूति एवं वायर धोखाधड़ी मामले में गौतम अडानी को समन देने के लिए हैग समन समझौते के तहत भारत सरकार से सहायता मांगी है, इसलिए चर्चा में आया। तो ये है क्या? हैग अभिसमय 1965 का। तो दरअसल भारत और अमेरिका के साथ साथ 84 देशों के द्वारा हस्ताक्षरित यह एक कानूनी संधि है और इसको औपचारिक रूप से सिविल या वाणिज्यिक मामलों में नागरिक और न्यायेतर दस्तावेजों का विदेश में समन अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। तो यह संधि यह सुनिश्चित करने का काम करती है कि एक देश के लोगों को दूसरे देश में अदालती मामलों में शामिल होने पर कानूनी दस्तावेज उचित तरीके से उपलब्ध कराए जा सके। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो यही सुनिश्चित करना है कि लोगों को उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की समय पर और निष्पक्ष सूचना मिले कि क्या-क्या चीजें की जा रही हैं। तो कैसे काम करता है? तो हर एक देश कानूनी दस्तावेज अनुरोधों को संभालने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण नियुक्त करता है और कानूनी समन का अनुरोध करने वाले देश को प्राप्तकर्ता देश के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो भारत 2006 में इसमें शामिल हुआ था और इसके बाद से चीजें भारत की इसके आगे बढ़ती जा रही है। 1965 का समय है और अभी समय है और तब से जबकि भारत 2006 में शामिल हुआ। अगली बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये क्यों शुरू किया गया, क्या है क्या आसमान में, जरा इस पे डालते हैं एक बार नजर। तो दरअसल दिल्ली राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाली 28वीं विधानसभा बन गई है। तो पहले दिल्ली नहीं जुड़ रही थी इससे, लेकिन फिर भी दिल्ली जुड़ी ई विधान
एप्लीकेशन के साथ, और इसके बाद में अब दिल्ली से जुड़ने वाली 28वीं विधानसभा बन गई। तो ई विधान दरअसल है क्या? ये जो ई विधान है, ये है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत की विधानसभाओं को पेपरलेस संस्थाओं में बदलने के लिए डिजाइन किया गया। यानी कि विधानसभाएं पेपर से काम नहीं करेंगी, पेपरलेस काम करेंगी। इसीलिए यहाँ पर इसको शामिल तैयार किया गया। तो इसे संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत विकसित किया गया। तो इसका उद्देश्य है कि संपूर्ण जो हमारी विधायी प्रक्रिया है, उस विधायी प्रक्रिया को डिजिटल कर दो। अब पेपर में काम नहीं करना है। जैसे कि बजट पेश होगा हमारा 1 फरवरी के लिए डिसाइडेड है, तो बजट पेश इस तरह से हो रहा है। अब हम डिजिटली बजट पेश करते हैं, अब टैब लेकर के आते हैं, टैब से सारी चीजें करते हैं, और सारे के सारे जितने लोग हैं उन सभी को भी डिजिटली कॉपी देते हैं। पेपर का काम नहीं चलता। तो जिस तरह से हम तकनीकों का यूज कर रहे हैं, पेपर का यूज कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो तकनीकों में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक वही काम जो चाहते हैं संसद के स्तर पर, वो वही चाहते हैं कि राज्य में भी हो, विधानसभाओं के स्तर पर भी ऐसे ही काम चले। तो इसीलिए इसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो विधायी प्रक्रिया है इसको हम डिजिटल बनाना चाहते हैं, जिससे दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सभी चीजें सुधरेंगी। तो इसके लिए पोर्टल है नेवा, जिसको राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कहते हैं। तो विधायी कार्यों को पेपरलेस बनाना, ये इसका मेन काम है। तो क्लाउड आधारित मंच है ये। इसे मोपा के द्वारा विकसित किया गया है और विभिन्न विधायी कार्यों का एकल डिजिटल इंटरफेस है। यह विधेयकों, बहसों, प्रश्न सूचियों, रिपोर्टों और इसके साथ ही अन्य दस्तावेजों तक वास्तविक समय पर ये पहुंच प्रदान करने का काम भी करता है। ठीक, चलिए राज्यसभा का नियम 267 पढ़ लेते हैं। दरअसल यह तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए दिन के सूचीबद्ध कार्य को स्थगित करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है। यानी कि कुछ जरूरी आ जाए, अचानक से मामला सामने आ जाए और तत्काल कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा दिखे, उस पर बात करना हो आपको, तो ऐसे में जो लिस्टेड काम है आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं और किसी खास मुद्दे को पहले प्रायोरिटी पे डिस्कस कर सकते हैं जो लिस्ट में शामिल नहीं था। तो कोई भी सदस्य नियम 267 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति को नोटिस प्रस्तुत कर सकता है, और इसी के साथ ही सभापति, अपनी मर्जी है उनकी कि वो उसको अनुमति देते हैं या नहीं। तो सभापति अनुमति देते हैं तो ऐसे में बाकी जो सामान्य काम चल रहा है उसको स्थगित कर देंगे, और जो मामला प्रस्तुत किया गया पहले उसी पे बातचीत की जाएगी। तो पहली बार नवंबर 2016 में इसको स्वीकार किया गया था, जब उच्च सदन के अंदर विमुद्रीकरण पर चर्चा के लिए, यानी कि डीमोनेटाइजेशन पर चर्चा के लिए नियम 267 का प्रयोग किया गया था। तो ये इस तरह से नियम 267 काम कहाँ पर आता है? राज्यसभा में। और ठीक इसी तरह की चीजें लोकसभा के अंदर भी चलती हैं, क्योंकि लोकसभा में है नियम 184, जो अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के मामले पर बहस की अनुमति देता है और इसके अंतर्गत मतदान का प्रावधान भी करता है। और इसी के अलावा नियम 193 में इसके अंतर्गत मतदान के बिना ही किसी जरूरी मामले पर चर्चा की अनुमति शामिल है, कि ठीक है दी जा सकती है। तो ये दो नियम लोकसभा के लिए, नियम 184 और 193। ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति पढ़ लेते हैं। तो दरअसल ये जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति है, ये दक्षिण भारत के अंदर हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक खास संस्था, इसका मुख्यालय चेन्नई के अंदर है। तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और 17 जून 1918 को इसके स्थापना दिवस माना जाता है, जब मद्रास में पहली बार हिंदी की कक्षाएं शुरू हुई थी। तो हालांकि औपचारिक स्थापना इसकी 1927 ही है, बस माना जाता है कि ये 17 जून 1918 से काम कर रही है, क्योंकि चेन्नई के अंदर हिंदी की कक्षाएं शुरू कर दी गई थी। तो गांधी जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक इस पद पर जिम्मेदारियां संभाली थी। तो खास जो राज्य इसमें शामिल है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र और तेलंगाना है। साथ ही पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी इसके संबंध केंद्र है। तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इसको मान्यता 1964 में दे दी गई थी। तो संसद ने 1964 के अंदर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा अधिनियम पारित किया था और इसके बाद इसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा दिया था। और इससे इस संस्था को, यानी कि इस सभा को, भारत सरकार की मंजूरी के बिना भंग करने या विलय करने पर रोक लग गई है। अब जो भी काम होगा वो भारत सरकार की मर्जी से होगा, चाहे भंग करना है या इसका किसी और में विलय करना है, वो चीजें सरकार की मर्जी से हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। बातें क्लियर हैं सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अमृत ज्ञान कोश पोर्टल के बारे में। ये सरकार का एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है। तो यह प्रशासनिक केस अध्ययनों के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करता है और प्रशासनिक चुनौतियों के प्रति वास्तविक जीवन समाधान और उन्मुख दृष्टिकोण पर ये प्रकाश डालने का काम करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका दरअसल ये जो पोर्टल है, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, इसका उद्देश्य है कि ये विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थाओं में सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए भारत केंद्रित स्केलेबल शासन मॉडल को बढ़ावा देगा। तो ये इसका मेन जिम्मा है कि देखिए ये करने क्या वाला, ये विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों के अंदर सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए भारत केंद्रित स्केलेबल शासन मॉडल को बढ़ावा देगा। तो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को
IGOT के साथ एकीकृत किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी अधिकारी अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में एक शासन संबंधी केस स्टडी तक पहुंच प्राप्त कर सके। तो इसे क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। संसद भाषणी पहल इंपॉर्टेंट चीज है। दरअसल संसद से लेकर के चीजें चल रही हैं और काफी कुछ बदला जा रहा है इसके अंदर। तो क्या हुआ था, दरअसल लोकसभा के सचिवालय और लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संसद भाषणी पहल विकसित करने के लिए एक समझौता किया आपस में। पर ये है क्या है संसद भाषणी? तो इसका उद्देश्य है कि संसदीय कार्यों को अब सुव्यवस्थित करने के लिए एआई और बहुभाषी मंचों का लाभ उठाकर संसदीय कार्यों को आधुनिक बनाया जाएगा। यानी कि चीजों को और बेहतर कर रहे हैं, एआई का यूज भी कर रहे हैं और साथ साथ में जो मल्टी लैंग्वेज मॉडल है जैसे कि भाषणी, तो अब इसके माध्यम से ये चाहते हैं कि फायदा लिया जाए और फायदा लेकर जो संसद के कार्य हैं उनको अब आधुनिक बना। और जरूरी है, जब तकनीकें हैं हमारे पास, तकनीकों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी चीजें और ज्यादा सुधरें, अच्छी हों और उनको हम लोग अपने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सके। तो भाषिणी MEITY यानी कि जो हमारा सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है हमारा, तो एक एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है भाषिणी उसका। तो इसी भाषिणी को यहाँ पर ये जोड़ने वाले हैं और उसको जोड़ करके संसद भाषणी बनाने वाले हैं। ठीक, तो क्या क्या विशेषताएं रहने वाली हैं संसद भाषणी पहल की? एआई संचालित उपकरण, संसदीय सामग्री जैसे कि बहस, समिति की बैठक, एजेंडा फाइलें, तो इन सभी को वास्तविक समय के अंदर ये कई भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकता है, ये इसकी खास क्षमता रहेगी। साथ ही सांसदों और अधिकारियों को संसदीय नियमों, प्रक्रियाओं और दस्तावेजों को शीघ्रता से प्राप्त करने में ये मदद करने के लिए भी एआई चैटबॉट विकसित किया जाएगा। और साथ ही संसदीय बहसों का वास्तविक समय में लिखित पाठ भी किया जा सकेगा और लंबी संसदीय बहसों के लिए एआई आधारित स्वचालित सारांश भी तैयार करना इसके अंदर शामिल है। तो फायदे बहुत सारे हैं। देखो, संसद का आप काम भी करा ले हो और अलग अलग भाषाओं का यूज भी कर ले रहे हो, रियल टाइम चीजों की ट्रैकिंग भी कर रहे हो, लिख भी पा रहे हो और सारांश भी तैयार हो पा रहे हो, तो इतना कुछ अच्छा है संसद भाषणी के लिए। तो टोटली हम लोग एआई को अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं जहां जहां कोशिशें हैं और उसमें हमारी पार्लियामेंट भी आगे चल रही है। अगली बात है परिसीमन आयोग की। तो परिसीमन आयोग वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में भी बना रहता है, तो वही चीजें देखनी है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा परिसीमन का मुद्दा उठाए जाने के बाद अब इस मुद्दे पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। तो परिसीमन की चर्चा चलती रहती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा था कि परिसीमन होगा तो तमिलनाडु को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उत्तर के राज्यों ने तो परिवार नियोजन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं और जनसंख्या प्रबंधन के दौरान भी उनकी कोई चीजें बहुत ज्यादा खास रही नहीं। उनकी संख्या तो यहाँ पर राज्य के अंदर जो जनसंख्या है वो तो वैसे ही बढ़ती जा रही है। तो जब इतना कुछ चल ही रहा है राज्यों के अंदर, उत्तर में खास तौर पे, तो फिर जब परिसीमन होगा तो परिसीमन के अंदर क्या होता है कि आप जनगणना के बाद करोगे, ये भी फिक्स ही है कि परिसीमन का काम कब होगा, जनगणना के बाद होगा। यानी कि सबको पता है कि 2027 की जनगणना का काम हो जाएगा, तो इसके बाद ही फिर हम लोग आगे परिसीमन को कर पाएंगे। तो इसी वजह से इनका ये कहना है कि देखो, उत्तर भारत के अंदर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी और दक्षिण भारत के अंदर जनसंख्या कम रहेगी। तो इस पूरे के पूरे दिक्कत में ये होगा कि दक्षिण भारत को अपनी सीटें और प्रतिनिधित्व खोना पड़ेगा या उसका कम हो जाएगा प्रतिनिधित्व, जो दक्षिण भारत के लिए नुकसान की बात है। तो ऐसी स्थिति में अब एक काम जो किया जा सकता है वो यह है कि अब कुछ ऐसा करो जिससे कि इनको प्रतिनिधित्व अच्छा मिले, उनकी चीजें स्टेबल बनी रहे। ये वाली इनकी मेन मांग थी। तो इस तरह का विवाद इन्होंने उठाया और कई बार चर्चा हुई है, कई बार आंध्र प्रदेश में भी हुई है, कई बार तमिलनाडु में भी हुई है, ये चलती रहती है दक्षिण भारत के अंदर चर्चा। तो अब परिसीमन दरअसल जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। तो यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या तय करना भी शामिल होता है इसमें। तो यह प्रक्रिया परिसीमन या फिर सीमा आयोग नामक एक स्वतंत्र निकाय के द्वारा संचालित की जाती है। तो एक अलग से आयोग बनाया जाएगा, तो सीमा आयोग भी कह सकते हैं, परिसीमन आयोग भी कह सकते हैं। वही आयोग ये परिसीमन का काम यानी कि सीटें निर्धारित करने का काम करेगा। इसका प्रावधान संविधान में भी है, यानी कि पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है। संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि संसद के प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों के बीच लोकसभा की सीटों का आवंटन को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। वहीं अनुच्छेद 170 कहता है कि इसमें राज्य विधानसभाओं में भी सीटों की संख्या को पुनः समायोजित किया जाता है। दोनों ही जगह पर चीजें इसकी बेहतरीन है।
तो जरूरी भी है, खास भी है कि संवैधानिक प्रावधान आपको पता होने चाहिए। तो परिसीमन अधिनियम, जब भी परिसीमन की आवश्यकता होती है तो इसे पारित किया जाता है और इस काम के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है, जैसा कि अभी हम 2027 की जनगणना के बाद करेंगे भी। तो अब तक 4 ही बार परिसीमन आयोग बने हैं, 1952 में, 63 में, 73 में और 2004 में। तो तभी से चीजें इस तरह चल भी रही हैं और यूपीएससी ने पूछा भी था 2024 में यही क्वेश्चन। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है चीजें ये वाली। ठीक, एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला बहुत बार चर्चाओं में रहता है। और ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि दरअसल विवाद चलता रहता है, खासतौर पर दक्षिण भारत के अंदर, कि जब जब केंद्र सरकार कहती है कि किसी तीसरी भाषा को ध्यान देना है या तीसरी भाषा को पढ़ना है, तो तब कंट्रोवर्सी होती है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ही यूजीसी का एक नियम आया और इसमें ये कहा गया कि पूरे देश में एक थर्ड लैंग्वेज भी अब हम लोग अनिवार्य कर रहे हैं कि जब आप हायर एजुकेशन के लेवल पर रहोगे तो थर्ड लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। दक्षिण भारत ने कहा कि हिंदी थोप रहे हैं, जबकि उसमें हिंदी को प्रॉपरली मेंशन तो नहीं किया था, बट हाँ ये जरूर कहा था कि हम इस जगह पर थर्ड लैंग्वेज मैंडेटरी कर रहे हैं। तो इसीलिए 3 भाषाओं को पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 351 कहता है कि संघ के द्वारा हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने का प्रावधान है। यानी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हिंदी को बढ़ावा दे, प्रमोट करे। अब कोठारी आयोग ने कहा था कि त्रिभाषाई फॉर्मूला प्रस्तावित करने वाला ये है पहला आयोग था। तो कोठारी आयोग ने पहली बार ऐसी स्थिति दिखाई थी, तो उन्होंने कहा था कि त्रिभाषा फॉर्मूला रहेगा तो ये अच्छा रहेगा। 1968 में यह त्रिभाषा फॉर्मूला औपचारिक रूप से अपनाया भी गया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंदर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर तो क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर खास जोर दिया गया और विश्वविद्यालय स्तर पर भी इसको अपनाने की सिफारिश की गई। 1992 में कार्य योजना आती है, जब मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पूर्व विद्यालय स्तर पर संचार का माध्यम होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। और शिक्षा का अधिकार 2009 में तो इस प्रावधान किया गया था कि स्कूल में शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होगी। तो अलग-अलग समय पर अलग-अलग आयोग ने, अलग-अलग नीति ने अलग-अलग प्रावधान किए हैं कि कौन-सी भाषा में शिक्षा का काम किया जाएगा। अगर हम लोग ये बात करें कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वहाँ त्रिभाषाई फॉर्मूला क्या कहता है? तो ये कहता है कि देखो आपके पास में 3 अलग-अलग भाषा पढ़ने का मौका है। पहली भाषा, दूसरी भाषा और इसी के साथ तीसरी भाषा। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। 3 भाषाएँ पढ़ने का मौका आपके पास में, बट कैसे और क्या पढ़ोगे? तो उन्होंने कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो पहली भाषा होगी, ये मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी। और इतना समझ लीजिए कि एक बच्चा जब अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई करेगा, तो वो उसको इसी भाषा में करनी है। यानी कि 5वीं तक की पढ़ाई के लिए पहली प्रायोरिटी तो यही है कि उसकी अपनी भाषा वहाँ पर शामिल रहेगी। इसके बाद इन्होंने यह कह दिया कि देखो, अगर कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर पहली भाषा हिंदी नहीं है, यानी कि किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में वहाँ पहली भाषा के रूप में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पर हिंदी का इस्तेमाल आप दूसरी भाषा के रूप में कर सकते हो। अच्छा, या फिर ये हो सकता है कि अगर हिंदी आपकी पहली भाषा में आ गई है, तो आप किसी भी भारतीय भाषा को दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार सकते हो। ये वाला ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल रहेगा। अगर मान लो कि हिंदी भी आ गई है, कोई भारतीय भाषा आपने ले ली है, तो ऐसे में आपको ना अंग्रेजी भाषा अपनाने का मौका भी है। और वहीं तीसरी भाषा में ये कहा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी हो जाने के बाद में आपके पास में फिर ये है कि चलो कोई एक तीसरी भाषा, अगर अब तक हिंदी नहीं आई है तो वैसे तो आ ही जाएगी किसी न किसी तरह से। बाकी तीसरे में उन्होंने कहा है कि आप किसी भी भारतीय भाषा को भी अपना सकते हो। अगर किसी भारतीय भाषा को नहीं पढ़ना है तो फिर किसी विदेशी भाषा भी पढ़ सकते हो जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है। और इन दोनों में से किसी भाषा को अपना सकते हो जो भी आपको ठीक लगता है तीसरी भाषा में, मतलब मर्जी है। ज़बरदस्ती नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, कोई मैंडेटरी नियम नहीं है। ये कहा गया है कि आपके पास में ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं कि आप जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं उस तरह से आप इन तीनों भाषाओं में अपने लिए चीज़ों को चुन सकते हैं। वो वाला मौका हम आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से निकल कर के आई थी। बातें क्लियर हैं सभी को? तो बस यही वो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ामिनेशन के लिए। और मार्च 2025 के हिसाब से जो-जो खास बातें हम लोग को करनी थी वो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर डिस्कस कर ली है बढ़िया से। ठीक? इतनी बातें सभी को क्लियर है? तो लगभग 20 से 25 मिनट का, 20-22 मिनट का टाइम लगा है अभी हम लोग को इतना कवर करने में। ज़्यादा लगा है ना थोड़ा-सा, मतलब 22, 23, 24 मिनट। तो इतना सभी हम लोग को भी हो गया होगा डिस्कस करते हुए। तो ये मान लिया यहाँ पर अब तक का जो हमारा मामला था मेनली पॉलिटी का, वो वाली कहानी यहाँ पर आके कंप्लीट हो गई। तो पॉलिटी के बाद बढ़ते हैं आगे। जो हमारा दूसरा सेगमेंट है वो अर्थव्यवस्था का है।
तो पॉलिटी से अच्छा खासा वेटेज रहता है, जैसे कि कौन पहले बताया भी हुआ है। पॉलिटी के अलावा इकोनॉमी भी हमारी इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी से जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो मेनली करंट अफेयर के आसपास ही बनते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स की अच्छी समझ आप लोग को होना ज़रूरी है। क्या-क्या पढ़ना है? ज़रा एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले यूएस स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व पढ़ते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से चर्चा में आया था ये मामला। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और एक यूनाइटेड स्ट्रैटेजिक डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल स्थापित करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अब ये है क्या? तो दरअसल यह किसी सरकार द्वारा रणनीतिक संपत्ति के रूप में रखा गया पहला आधिकारिक बिटकॉइन रिजर्व, यानी कि अब तक किसी ने ऑफिशियली बिटकॉइन रिजर्व नहीं बनाया, पहली पहली बार ये बना रहे हैं। तो इस रिजर्व का उपयोग बिक्री या फिर व्यापार के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि अमेरिकी सरकार के लिए मूल्य के भंडार के रूप में यह अब कार्य करेगा। तो स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का उद्देश्य क्या होता है मेनली? तो विकेंद्रीकृत डिजिटल संपत्तियों को धारण करके अमेरिकी वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने का काम करेगा। वैश्विक क्रिप्टो अर्थव्यवस्था में अमेरिका को एक नेता के रूप में ये स्थापित करेगा। बिटकॉइन की समय से पहले बिक्री को रोकने का काम करेगा, जिससे करदाताओं को 17 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है, तो उसको बचाया जा सकेगा। जब्त किए गए बिटकॉइन होल्डिंग्स का उचित प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम ये करेगा। वहीं बिटकॉइन के अलावा 4 अन्य सिक्के जैसे कि एथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना और कार्डो, ये सब भी इसी के अंदर शामिल रहेंगे। ये वाली बात भी डोनाल्ड ट्रम्प ने की हुई है। तो ये है अमेरिका का स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। आगे बात करते हैं क्विक कॉमर्स की। तो बड़ा चर्चा में रहा ये भी। तो दरअसल बर्न स्टील की एक रिपोर्ट रही, जिसमें भारत के क्विक कॉमर्स के लिए बताया गया कि सालाना आधार पर 75 से 100% की प्रभावशाली दर से ये बढ़ रहा है, और पारंपरिक खुदरा क्षेत्र को काफी पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है। ठीक, तो क्या-क्या मामले जरा समझते हैं। तो यह एक अनूठा व्यवसाय मॉडल है। वैसे ये वही वाला मॉडल है जो आजकल हम देखते हैं ज़ोमैटो, स्विगी। तो ज़ोमैटो, स्विगी, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ये यही वाला मॉडल है। इसको हम क्विक कॉमर्स कहते हैं। और बिल्कुल हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से पहले एक चलन हुआ करता था, घर से निकलना, मार्केट जाना, मार्केट से सामान लेना, लेकर के फिर घर आना, अब वो चलन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। और ये सारा जो चलन डाउन हुआ है फिलहाल, उसके पीछे का रीज़न क्विक कॉमर्स ही है। जब सारी चीज़ें हम लोगों को घर बैठे मिल जा रही है, और घर बैठे भी कैसे मिल रही है? 20 मिनट में, 10 मिनट में। तो क्यों? कोई ना घर से बाहर नहीं लगा। 10 मिनट से ज़्यादा, मतलब आधा-आधा घंटा लोगों को मार्केट जाने में लग जाता है। भई दूर-दूर होती है तो, ये परेशानी होती है। तो 10 मिनट में सामान घर तक आ रहा है, तो ये बेटर ऑप्शन है ना किफ़ायती। देखो बाहर जाओगे, खुद से जाओगे, करोगे तब भी पैसा खर्च करोगे, पैसा तो लगना ही है। घर बैठे मँगवा रहे हो, पैसा भी तब भी लगना है। बट ये है कि ठीक है चलो, स्ट्रगल नहीं करना, तैयार नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, घर बैठे-बैठे ट्रैफिक में नहीं फँसना, सभी चीज़ें घर बैठे-बैठे मिलेंगी आपको। तो ये एक अनूठा व्यवसाय मॉडल है, जहाँ पर आप ऑर्डर करेंगे और 10 से 30 मिनट के अंदर आपकी जो वस्तुएँ, सेवाएँ वो आपके घर तक आ जाएगी। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सब इसी तरह का ही है। तो क्विक कॉमर्स के घटक क्या होते हैं? पहला तो होता है भई टेक्नोलॉजी। तो एआई और फिर मशीन लर्निंग का उपयोग करके डिमांड को समझते हैं, भविष्यवाणी की रियल टाइम इन्वेंटरी ट्रैकिंग करते हैं, और डिलीवरी के लिए फिर रूट ऑप्टिमाइज़ेशन भी कर देते हैं कि किस-किस रास्ते से निकल के जाओगे और जल्दी पहुँच जाओगे। वहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट भी ज़रूरी है। देखो प्रॉपर एक टीम काम करती है सभी चीज़ों के अंदर, जैसे कि डार्क स्टोर है, कोरियर के नेटवर्क है, वो सब कुछ प्रॉपर स्टेबल रखे जाते हैं, जिसके माध्यम से सभी चीज़ें पूरी होती हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन भी ज़रूरी है, क्योंकि डिले ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि पहले से ही स्टॉक मेंटेन रहे, और उसी के अकॉर्डिंग हम वस्तुओं को सप्लाई कर सकें। कस्टमर इंटरफेस भी ज़रूरी है, भई प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कैसे हैं, और किस तरह से कस्टमर को सभी चीज़ें एक्सेस करनी है, कहाँ क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी इनको मैनेज करनी होती है। तो यही है क्विक कॉमर्स, जिसका दबदबा आजकल बढ़ता जा रहा है। और क्विक कॉमर्स के अंदर भूमिका निभाते हैं डार्क स्टोर। तो डार्क स्टोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा काम डार्क स्टोर से ही होता है। बहुत बार आप लोग को ऐसा लगता होगा कि जो आपके घर पे डिलीवरी पर्सन है, वो किसी न किसी शॉप से या किसी न किसी मॉल से या फिर किसी न किसी बड़े स्टोर से सामान लेकर के आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता। दरअसल जितने भी डिलीवरी पर्सन हैं, वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं एक डार्क स्टोर से। डार्क स्टोर मतलब आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा कि ज़ोमैटो का स्टोर, ये स्विगी का स्टोर बना हुआ है, या फिर ये ज़ेप्टो का स्टोर है, या ब्लिंकिट का स्टोर है, जो इंस्टेंट वाला काम करते हैं। तो इनके स्टोर पे पहले सभी चीज़ों का स्टॉक रखा जाता है, और ये जो डिलीवरी पर्सन होते हैं, जो भी कोई चीज़ आपने ऑर्डर की है, तो ऑर्डर होने के बाद में वो ऑर्डर जाएगा आपके डिलीवरी पर्सन के पास में, और साथ ही साथ वो ऑर्डर डार्क स्टोर में भी आता है। तो डिलीवरी पर्सन डार्क स्टोर में जाता है, डिलीवरी पर्सन डार्क स्टोर में जाकर के दिखाएगा कि मेरे पास ये ऑर्डर है। फिर वो इंसान सारा ऑर्डर इसको दे देगा, उसके बाद ये इंसान जाकर के ये कस्टमर को प्रोवाइड कर देगा। तो ये पूरा का पूरा चेन मेंटेन होता है। तो डार्क स्टोर छोटे होते हैं, स्थानीय गोदाम होते हैं, और विशेष रूप से ऑनलाइन ऑर्डर के लिए उपयोग किए जाते हैं,
ग्राहक जहां पर जाके खरीदारी नहीं कर सकते। अब ये डार्क स्टोर ऐसे होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर नहीं जा सकता। यहाँ से सामान आपको तभी मिलेगा जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि डिलीवरी सामान को कम करना और साथ ही डिलीवरी के समय को कम करना, और रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों के पास ही इनको बनाया जाता है। तो किस तरह से काम करते हैं ये डार्क स्टोर? तो देखिए, सबसे पहले तो स्टॉक का चयन करते हैं, यानी कि ये हर जगह पर यह देखते हैं कि दरअसल प्रत्येक डार्क स्टोर जो होता है वो उच्च मांग वाले या तेजी से बिकने वाले उत्पादों को अपने पास पहले से रखता है, जैसे कि स्नैक्स, डेयरी, पेय पदार्थ, व्यक्तिगत देखभाल और घरेलू आवश्यक वस्तु। इन सभी का ये पहले से ही स्टॉक मेंटेन रखता है। और इसी के साथ ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो जैसे कि कोई भी ग्राहक ऐप पर ऑर्डर देता है तो सिस्टम इसको तेजी से पिकिंग और पैकिंग के लिए सारे अपने पास के डार्क स्टोर पर असाइन कर देता है। तो डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, इस दौरान एक डिलीवरी पार्टनर का ऑर्डर उठाता है और मिनटों के भीतर ही डिलीवरी करने का काम वो कर देता है। तो डार्क स्टोर से 1 से 3 किलोमीटर की दूरी जनरली तय की जाती है। यहाँ पर सामान्य तौर पर ये इस तरह से चलता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब आयकर विधेयक को लेके। तो आयकर विधेयक पे बातचीत इसलिए होनी है, दरअसल कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। सरकार लेकर के आई इनकम टैक्स बिल। अब इनकम टैक्स बिल आया तो सही। अब देखो, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें लोगों को खराब लग रही होती है। अब ठीक ऐसा ही कुछ था इनकम टैक्स बिल के अंदर भी। अब इनकम टैक्स बिल की कुछ चीजें तो लोगों को अच्छी लगी, कुछ चीजें खराब लगी। सबसे खराब जो दिक्कत वाली बात थी इनकम टैक्स बिल के अंदर, वो थी वर्चुअल स्पेस तक आपकी पहुंच। आपकी मतलब जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनकी वर्चुअल स्पेस तक पहुंच देने वाली बात यहाँ पर निकल करके सामने आई, जो कि बड़ी ही अजीब और गंभीर स्थिति बना रही थी उस समय। अब सोचने वाली बात ये है कि देखो, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है, उसको बड़ा अजीब सा लगेगा जब उसके लिए जांच, उसके खिलाफ जांच हो रही हो और जांच में उसको ये पता लगे कि दरअसल उसकी चीजों की जांच करते समय उसके सोशल मीडिया की चीजों का या जो डिजिटल चीजें अवेलेबल हैं, उनको भी एक्सेस किया जा सकता है। और इस दौरान सबसे खास और अजीब चीज ये है कि अगर वो पासवर्ड नहीं बताता तो ऑफिसर्स को पासवर्ड बाईपास करने का अधिकार दे दिया गया है, कि ऑफिसर पासवर्ड को बाईपास करके अपनी मर्जी से एक्सेस कर सकते हैं सारी चीजें। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। अब इस दौरान सरकार का ये कहना है कि देखो, पहले वो समय हुआ करता था जब इंसान इनकम टैक्स चोरी करने के लिए घर के अंदर, दीवारों के अंदर, सोफे के अंदर आटा, चावल, चीनी में चीजें छुपाया करता था। अब वो समय नहीं रहा। अब इंसान अपनी चीजों को डिजिटली भी छुपा सकते हैं, इसलिए डिजिटल एक्सेस होना भी जरूरी है। पता होना चाहिए ना कि कहाँ किसने डिजिटली कैसे पैसा छुपाया हुआ है, तभी तो हम रेड करेंगे, तभी तो हमें फायदा होगा। तो इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी यहाँ पर। तो आयकर विधेयक 2025 ने कर अधिकारियों को तलाशी और जब्ती शक्तियों के संबंध में एक विवादास्पद प्रावधान कर दिया और वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच दे दी। तो कर अधिकारी को इस दौरान अब क्या हो सकता है? तो वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक शक्तियों का विस्तार, यानी कि आपका जो भी डिजिटली चीजें अवेलेबल है, चाहे आपने बिटकॉइंस ले रखे हैं आपके पास में, या फिर इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी कोई भी है, या फिर आपका कोई भी अकाउंट है जो डिजिटल ही अवेलेबल है, तो अब वो सारी चीजें, या फिर इसका आपके जो अकाउंट है फेसबुक, इंस्टाग्राम या ईमेल आईडीज वगैरह, उन सभी को ए टू जेड शामिल किया गया है कि ठीक है, अगर जांच करनी हो तो आपकी इन सभी चीजों की जांच भी की जा सकती है। वहीं कर अधिकारी को अधिक जांच शक्तियां दे दी गई हैं। तो अब यहाँ जो भी ऑफिसर है वो आपसे कह सकता है कि अपनी डिजिटल चीजें चेक कराइए। अगर आप चेक नहीं कराते तो वो ये कह सकता है कि पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड नहीं देंगे तो उसको अधिकार है कि वो उसको बाईपास कर सकता है, सिक्योरिटी को कोई इशू नहीं है। तो कर अधिकारी पासवर्ड ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है, लॉगिन क्रेडेंशियल को बाईपास कर सकता है और एप्पल, गूगल, मेटा, उन सभी से चीजों को आगे बढ़ा सकता है। तो ये चीजें भी कर दी गई हैं। तो इस दौरान कर वर्ष की अवधारणा भी बदली गई है। पहले कर निर्धारण वर्ष कहा जाता था, लेकिन उसको अब कर वर्ष कर दिया गया है। आय की विस्तारित परिभाषा, तो पहले जो इनकम हुआ करती थी आपके काम वगैरह से वो ही थी, लेकिन अब डिजिटली शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जहां से भी आप कमाओगे वो सारी की सारी इनकम शामिल कर ली गई है। वहीं कर अनुपालन आवश्यकताओं का समेकन, तो कर का अनुपालन करने के लिए जो भी आवश्यकता है उसको लेकर के नई परिभाषा आई थी और वेतन से कटौतियों का विस्तृत विवरण भी इसमें शामिल कर दिया गया। इस तरह से कुछ नए बड़े परिवर्तन किए गए थे इस बार। आइए आगे बात करते हैं एंटी डंपिंग शुल्क की। यह भी चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी एक संरक्षणवादी शुल्क है। अब इस दौरान चीन के लिए कहा जा रहा था कि भाई चीन अपनी वस्तुएं डंप कर रहा है, तो हमने चीन के ऊपर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया था। तो इसीलिए ये चीजें चर्चा में आई थी। तो अब हमने चीन की वस्तुओं के लिए एंटी डंपिंग शुल्क क्यों लगाया? क्योंकि दरअसल ये एक संरक्षणवादी शुल्क होता है। जब कभी भी कोई अपने यहाँ से सस्ते दामों पर वस्तुओं को भेज रहा होता है तो ऐसा लगता है कि वो डंप कर रहा है, जबरदस्ती भेज रहा है, और उससे घरेलू वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। तो एंटी डंपिंग शुल्क लगा के उन वस्तुओं की कीमत बढ़ा देते हैं, जिससे कि बाजार में कंपटीशन मेंटेन रहे। तो संरक्षणवादी शुल्क है जो किसी देश के द्वारा विदेशी आयातों
जिनकी कीमत उचित बाजार से कम होती है उनके ऊपर लगाने का काम किया जाता है। तो यह अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने का काम करता है और घरेलू उद्योगों को सस्ते आयातित माल से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने का काम भी करता है। तो भारत में वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा एंटी डंपिंग उपायों को लागू करने का काम किया जाता है। तो डंपिंग क्या होती है? दरअसल डंपिंग का मतलब ये है कि जब कोई भी विदेशी कंपनी किसी उत्पाद को घरेलू बाजार की कीमत या उत्पादन की लागत से भी कम कीमत पर बेचने का काम कर दे, तो इसको डंप किया जाया माना जाता है। मतलब लागत भी नहीं है, उससे भी कम पर आप दूसरे देश में भेज दे रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब या तो कोई स्ट्रैटेजी है या फिर कुछ और आपके दिमाग में चल रहा है, तभी तो आप ये काम कर रहे हो ना। इसलिए इसको एंटी डंपिंग कहते हैं कि भाई, मतलब इसीलिए इसके लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है, क्योंकि आप डंप कर रहे हो। लागत से कम तो कोई बेचता है भला? नहीं बेचता ना, लेकिन आप बेच रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है दाल में दया, है ना? वही वाली चीज निकल के आती है। और इसी के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। तो जब डब्ल्यूटीओ समझौतों के तहत एक व्यापार सिद्धांत है, तो इसके तहत देशों को सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को समान व्यापार शर्तें प्रदान करने की आवश्यकता भी होती है। तो भारत चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है, लेकिन फिर भी डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क लगा सकता है, ऐसा भारत के पास में अधिकार है। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता। चीजें क्लियर है? आइए आगे की बात समझते हैं जोखिम भार की। जोखिम भार मतलब रिस्क को लेकर के चीजें निकल के आएंगी। अब ऐसा क्या है जो हमें यहाँ पर रिस्क देखना समझना पड़ना पड़ रहा है? तो दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिए जाने वाले बैंक ऋणों का जोखिम भार में 25% अंक की कटौती की घोषणा की है। इसीलिए ये मामला चर्चा में है। दरअसल जोखिम भार एक नियामक उपाय होते हैं और इनका उपयोग बैंक अपने ऋण जोखिमों को कवर करने के लिए आवश्यक पूंजी का आकलन करने के लिए करते हैं। अब इस दौरान ये देखने वाली बात ये है कि जोखिम भार आपका जितना ज्यादा होगा ना, बैंक को उतनी ही ज्यादा पूंजी अलग रखनी पड़ती है, और जिस बैंक के और इससे ऋण देना उसके लिए महंगा हो जाता है। यानी कि अगर जोखिम भार ज्यादा है, उसी के हिसाब से आपको ज्यादा पूंजी रखनी पड़ेगी, इसलिए ऋण देना महंगा हो जाएगा। अगर जोखिम भार कम होता है तो ये फायदा रहता है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक को उतनी कम पूंजी अपने लिए अलग से रखनी पड़ती है, और इसी के साथ खास बात ये होती है कि उसके लिए ऋण उतना ही ज्यादा सस्ता हो जाता है और क्रेडिट प्रवाह इस समय बढ़ी हुई स्थिति में देखने को मिलता है। तो यही चीज होती है जोखिम भार के साथ में, कि जोखिम भार अगर ज्यादा है तो स्थिति अलग हो जाएगी, और जोखिम भार कम है तो उस दौरान स्थिति अलग हो जाएगी। तो एनबीएफसी ऋणों के ऊपर जोखिम भार की स्थिति क्या कहती है? तो इस दौरान आरबीआई ने एनबीएफसीज को दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर क्रेडिट रेटिंग के आधार पर 25% अंक तक जोखिम भार कम कर दिया। वहीं इस कदम से एनबीएफसी को बैंकों से अधिक कर्ज मिल सकेगा, और इससे वे खुदरा उधारकर्ताओं को या छोटे व्यवसायों के लिए ज्यादा लोन दे। तो यहाँ पर जब कम किया गया है तो उसका मतलब यह है कि हर तरफ फायदा ही फायदा। अगर बढ़ा दिया जाता तो फिर इसके बाद में नुकसान हो जाता। ठीक, क्लियर है सभी चीजें? चलिए, तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में भी। तो क्या है ये? दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। वैसे तो आजकल ख्याल हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, बट फिर भी छोटी वैल्यू का ट्रांजेक्शन करने के लिए देखिए यहाँ पर किस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना शुरू किया। मतलब ये हमसे ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं 1500 करोड़ रुपए का। तो ये चल क्या रहा है? तो अब इस दौरान जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, डिजिटल लेन-देन को संसाधित करने के लिए व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क होता है। तो व्यापारियों को भुगतान प्राप्त होने से पहले इसे लेन-देन राशि से काट लिया जाता है। यानी कि कुछ ना कुछ पहले ही पैसा काट लेंगे, पैसा काटने के बाद तब मर्चेंट के पास भेजेंगे। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट के अंदर बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स को लागत भी शामिल है। तो इसे ट्रांजैक्शनल डिस्काउंट रेट के रूप में भी जाना जाता है, कि ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो थोड़ा सा पैसा कटने के बाद ही आपके अकाउंट में आएगा। तो एमडीआर का भुगतान कौन करता है? दरअसल आमतौर पर व्यापारी कार्ड आधारित लेन-देन और यूपीआई लेन-देन के लिए एमडीआर का भुगतान करते हैं, और यूपीआई फ्रेमवर्क के अंदर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए छोटे मूल्य के लेन-देन के लिए सरकार एमडीआर का बोझ उठाने का काम करती है। तो ये इस तरह से चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद अगली बात है महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी। तो ये खास परियोजना है, योजना है। तो इस योजना को समझते हैं हम लोग। दरअसल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी कार्यक्रम की शुरुआत की। यह उच्च शिक्षा संस्थानों में युवा महिलाओं के लिए एक संरचित उद्यमिता पहल है।
अब यह कौशल विकास, परामर्श, वित्त पोषण सहायता और उद्भवन के अवसर प्रदान करता है। तो इस दौरान इसकी नोडल मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान तथा नीति आयोग। तो ये मिलकर काम करते हैं। तो स्वावलंबनी कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? संरचित प्रशिक्षण और परामर्श के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना, स्थायी व्यवसाय स्थापित करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, संकाय प्रशिक्षण के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्यमिता की शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाने के बजाय महिला नेतृत्व वाली विकास पहलों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये इस पहल के खास उद्देश्य हैं, जो चीजें इसके अंदर मेनली शामिल देखने को मिल रही हैं हम लोगों को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अर्थव्यवस्था वाले जो सेगमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो यहाँ पर आगे कवर हो जाते हैं। और इन टॉपिक्स को कवर कर लेने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कृषि वाला सेक्टर है वो क्या क्या खास बातें हमारे लिए लेकर के आया है। क्योंकि कृषि से जुड़ी हुई हमारे पास में खास रहते ही हैं आर्टिकल्स, वो भी हम लोग को पढ़ने होते हैं। तो जरा देखते हैं कि इसमें अब हमारे लिए क्या क्या खास है। तो कृषि के अंदर सबसे पहले पढ़ना है वैश्विक मसाला बाजार के अंदर भारत की भूमिका। तो ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान भी रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं यूपीएससी ने, आगे भी पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, जैसे कि वैश्विक मसाला बाजार के अंदर भारत की क्या स्थिति है। तो दुनिया में विभिन्न प्रकार के मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भारत, लेकिन इस सब के बावजूद ग्लोबल सीजनिंग मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम बनी हुई है। तो भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है और वैश्विक मसाला उत्पादन के अंदर 75% का योगदान देने का काम करता है। काली मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया, केसर, ये बहुत सारे अलग तरह के मसाले हैं जिनका उत्पादन भारत करने का काम करता है। और भारत में उत्पादित मसालों का 85% घरेलू स्तर पर ही हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल 50% बचता है जिसको हम लोग वैश्विक बाजार के अंदर उतार पाते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा मसाला उत्पादक राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना। तो भारत में मसाला बोर्ड भी है जिसकी स्थापना 1987 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत की गई थी और ये मुख्यालय कोच्चि केरल के अंदर है। यह मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत वैधानिक निकाय है। इसका गठन इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद के विलय से हुआ था, यानी कि दो हमने मिलाए तब जाकर के मसाला बोर्ड बना था। इसका कार्य है कि ये खास तौर पर निर्यात संवर्धन पे ध्यान देता है, यानी कि भारत के वैश्विक मसाला व्यापार को बढ़ाना का काम करता है। गुणवत्ता देखने का काम भी इसी का ही है। तो गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कोच्चि, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, तूतीकोरिन, कांडला और गुंटूर जैसे शहरों के अंदर परीक्षण प्रयोगशालाओं का आयोजन संचालन करता है, जहां पर मसालों को चेक किया जाता है कि क्वालिटी सही है या नहीं। ठीक है, बात करते हैं भारत में हल्दी की खेती की। हालांकि हल्दी की खेती पे भी इसी साल क्वेश्चन भी बना था यूपीएससी के अंदर, तो इसीलिए पता होना जरूरी है। तो मौसम की प्रतिकूल स्थिति और फसल रोगों के कारण इस बार की फसल में भारतीय हल्दी का उत्पादन 10 से 15% कम होने का अनुमान है। तो परेशानी हुई है इस बार कृषि करते समय, जिसकी वजह से उत्पादन कम होने की संभावनाएं प्रस्तुत की गई थी पिछले साल। तो अब दरअसल हल्दी क्यों खास है, तो हल्दी का जो साइंटिफिक नेम है वो है करक्यूमाल लोंगा। अब यह एक चमकीला पीला मसाला होता है जो हल्दी के पौधे के प्रकंदों से प्राप्त होता है। प्रकंद मतलब जो भूमिगत तने होते हैं वहां से ये हमें प्राप्त होता है। तो इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं और इसी वजह से सर्दियों के मामले में इसके आयुर्वेदिक चिकित्सा के खास तौर पर उपयोग किया जाता है। तो ये कब उगता है, तो जब कहीं पर भी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान के साथ में गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी तो ये पनपेगा। इसी के साथ वर्षा, तो इसके लिए जो उच्च वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है वो है 1500 मिलीमीटर या फिर उससे ज्यादा। वहीं मिट्टी इसके लिए चाहिए होती है अच्छी जल निकासी वाली दोमट या फिर रेतीली दोमट मिट्टी, जिससे कि जल भी निकासी करता रहे। तो भारत दुनिया के अंदर हल्दी के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत का हिस्सा 62% से ज्यादा है वैश्विक हल्दी के व्यापार में। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु सबसे बड़े हमारे हल्दी के उत्पादक राज्य हैं। और भारत सरकार ने हल्दी क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए 2023 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना भी की थी और यहीं से ही बना था हमारा 2025 का यूपीएससी का सीधा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे और समझते हैं ओंगोल मवेशी को। तो ओंगोल मवेशी दरअसल आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पशुधन अनुसंधान स्टेशन में आईवीएफ
भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से एक शुद्ध नस्ल के अंगोल बछड़े का जन्म हुआ था। तो अंगोल मवेशी के बारे में क्या-क्या जानते हैं हम? दरअसल अंगोल मवेशी आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान, खास तौर पे गुंटूर, प्रकाशम या फिर नेल्लोर जिलों के अंदर ही पाए जाते हैं। तो यह अपने बड़े कूबड़, मांसल शरीर और एक बड़े कूबड़, गर्मी के प्रति सहनशीलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शक्ति और सहनशीलता, कम चारे पर जीवित रहने की क्षमता, इन सारी विशेषताओं की वजह से प्रसिद्ध है। अब ऐतिहासिक रूप से इनका उपयोग जुताई और परिवहन के लिए भारवाहक पशुओं के रूप में किया जाता था। यानी कि पहले जुताई और परिवहन दोनों के मामले में भारवाहक पशुओं के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो जनसंख्या के अंदर लगातार गिरावट हो रही है, जो चिंता का विषय है। 1944 के अंदर ओंगोल की आबादी 15 लाख यानी कि लगभग 1.5 मिलियन हुआ करती थी, लेकिन पशुधन जनगणना 2019 हुई तो पता लगा है कि आबादी घटकर 6.34 लाख हो गई है। तो इसी बीच संकर नस्ल के मवेशियों के अंदर 9.5% की वृद्धि हुई है 2012 से 19 के बीच में। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? चलिए, अब पढ़ते हैं हम लोग डेले मिर्च के बारे में। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट क्यों और किस वजह से? तो दरअसल डेले मिर्च, जिसे फायर बॉल चिली या फिर डेले खुरासानी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सिक्किम और पूर्वी हिमालय के अंदर उगाई जाने वाली एक अत्यधिक तीखी, चमकदार लाल मिर्च की किस्म है। तो सोच समझ के खाइएगा। अब यह अपने तीखेपन और समृद्ध पोषण मूल्य और अद्वितीय स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके अंदर समृद्ध पोषण मूल्य जैसे कि विटामिन ए, सी और ई के साथ ही पोटेशियम भी मिलता है। इसकी स्कोविल हीट यूनिट 1 लाख से 3.5 लाख है, जो इसे सबसे तीखी मिर्चियों में से एक बनाती है। एसएचयू यानी कि स्कोविल हीट यूनिट मिर्च और अन्य मसालेदार खाद्य पदार्थों के तीखेपन या ऊष्मा की माप है। वैसे ऐसा होता है ना, जब कभी भी हम मिर्ची खा लेते हैं या मिर्ची हमारे मुंह में आती है तो ऐसा लगता है ना, गर्मी सी लग रही है, हीट महसूस हो रही है। वो इसी वजह से होती है, क्योंकि उनकी जो स्कोविल हीट यूनिट होती है ना, वो हमारे शरीर को उस समय गर्मी का एहसास कराती है कि आपने जो खाया है वो गर्म है, उसका अपने आप में एक मान है स्कोविल हीट यूनिट के तहत। ठीक है? तो इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है डेले मिर्च को। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 2020 में दिया था और सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अरुणाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। ये है डेले मिर्च का मामला। तो इसी के साथ आगे ये भी समझ लीजिए कि उम, डेले मिर्च, अगली बात जो थी वो हमें पढ़नी थी यहाँ पर गोंद की। ठीक है? तो गोंद के मामले में हमें पढ़ना है कि दरअसल कुछ नाम था, तो मैं इसको एडिट कर दूँगा फ़ाइल को, तब उसके बाद आपको मैं एडिट करके बता दूँगा आपको मैं। तो यह एक दरअसल प्राकृतिक गोंद थी जो बबूल के पेड़ की 2 प्रजातियों यानी कि सेनेगलिया सेनेगल और बैचेलिया सेयाल की कठोर रस से प्राप्त होता है। तो इसका उत्पादन ज़्यादातर सूडान में किया जाता है और पूरे साहिल क्षेत्र के अंदर होता है। ये पानी की घुलनशील और खाने योग्य है और खाद्य उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर प्यासीकारी और स्थिरीकारी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इसका नाम मेंशन कर दूँगा, तब आपको ये फाइल शेयर कर दूँगा, ताकि ये कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक? बात क्लियर है सभी को? तो इसी के साथ अब हम लोग समझते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी को, यानी कि साइंस एंड टेक का मामला भी क्या कहता है हमारा। तो साइंस एंड टेक से देखो, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीधा बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के सीधे ही हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए साइंस एंड टेक वाला मामला हमारे लिए यहाँ पर खास और इम्पोर्टेंट दोनों बढ़ जाता है। ठीक है? क्लियर है बात इतने सभी लोगों को? तो अब यहाँ पर क्या-क्या खास चीज़ें रहने वाली है, ज़रा एक बार उसके ऊपर हम लोग डालते हैं अभी नज़र और देखते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या-क्या चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। सबसे पहले देखते हैं डीप सीक, ठीक है? अब देखो, ये जो डीप सीक है ये दरअसल एक एआई चैटबॉट ही है, जिस तरह से हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी की तरह ही उसका ये एक भाई-बंध है, समान ही है, लेकिन दरअसल ये भारत के मामले में थोड़ा-सा अलग है, दिक्कत वाला है। जैसे कि चैट जीपीटी मेनली गूगल का है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। सॉरी, चैट जीपीटी इस तरह से मतलब जो मेन है, वैसे मतलब उसके लिए हम लोग को पता ही है कि गूगल का जेमिनी है, ठीक है? और चैट जीपीटी जो है वो अपना ओपन एआई का काम करता है, ओपन एआई का अलग काम करता है। मतलब ओपन एआई से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए काम करता है। तो अब क्या है कि सबने अपने-अपने बना रखे हैं। गूगल ने जेमिनी बना दिया, ओपन एआई ने चैट जीपीटी बना दिया, तो ठीक इसी तरह से चाइनीज़ कंपनी ने बनाया है डीपसीक, यानी कि चीन का एआई चैटबॉट है। तो इसको यहाँ पर आपको देखना है। तो इसकी स्थापना मई 2023 में लियांग
फैन वेंग के द्वारा की गई थी और 2025 की शुरुआत में अपने डीपसीक R1 मॉडल की सीरीज के साथ यह लोकप्रिय हो गया था। तो डीपसीक की विशेषताएं क्या है? दरअसल ये मिक्सचर और एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर पारंपरिक एआई मॉडल के विपरीत एमओई सुनिश्चित करता है और मॉडल के मापदंडों का केवल एक छोटा हिस्सा ही किसी भी समय इसका सक्रिय रहता है, यानी कि पूरा काम नहीं करता, एक छोटा हिस्सा ही सक्रिय रहता है। यह उच्च दक्षता बनाए रखते हुए कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकताओं को कम करता है और समय के साथ तेजी से सीखने और बेहतर प्रदर्शन को भी ये सक्षम बनाने का काम करता है। तो बिना किसी सीमा के उपयोग के लिए ये निःशुल्क है, पैसा-वैसा नहीं खर्च करना, फ्री में इसको यूज़ कर सकते हो। तो चैट जीपीटी की प्रीमियम सुविधाओं के विपरीत डीपसीक एआई नियमित उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहता है। तो दैनिक उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जितना मन करता है आप उतना इसका दिन भर में यूज़ कर सकते हो। डीपसीक एआई ओपन एआई के चैट जीपीटी की तुलना में काफ़ी सस्ता भी है और एपीआई प्रदान भी करता है, जिससे यह और भी ज़्यादा डेवलपर्स को पसंद आता है और उसका अच्छे से यूज़ करते हैं। इसकी रियल टाइम वेब सर्च क्षमता और भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि रियल टाइम में आप चीज़ों को सर्च करते हैं और वो आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी चीज़ों को प्रदान भी कर देता है। ये भी यहाँ पर चलता आ रहा है। बात क्लियर है सभी को? चलिए, अब पढ़ लेते हैं हम लोग जैव अर्थव्यवस्था, यानी कि बायो इकोनॉमी को भी। तो क्यों खास है बायो इकोनॉमी फिलहाल यहाँ पर? तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जैविक संसाधनों जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव और जैविक प्रक्रियाओं के उपयोग से व्युत्पन्न आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करता है। मतलब 2 चीज़ें आपको मैंने पहले ही पढ़ा था, जैव का मतलब बायो और अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी। तो जब हमारी अर्थव्यवस्था के मामले में हम बायो यानी कि जैविक चीज़ों को जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये है बायो इकोनॉमी हो जाएगी। तो जैविक चीज़ों को, ज़िंदा चीज़ों को जोड़ देना। तो यही कह रहा है कि देखो, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जब हम जैविक संसाधन, जैसे कि उत्पादन तो हम कर रहे हैं, पर उत्पादन के दौरान पौधे का, जानवर का या सूक्ष्म जीव का, इन सभी का हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं और जैविक प्रक्रियाएँ चल रही हैं। तो ऐसे में जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होंगी वो सब जैव अर्थव्यवस्था के तहत ही शामिल की जाएँगी। तो इसके अंदर औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोग और इसी के साथ-साथ जैव संसाधनों का सशक्त उपयोग, ये सब कुछ ही शामिल है। तो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का काम भी करते हैं और साथ-साथ इससे आपको आर्थिक वृद्धि भी मिल जाती है। तो इसके मामले में खास विशेषता क्या है? पहली बात तो नवीकरणीय जैविक संसाधनों का उपयोग करता है ये। साथ ही टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अपशिष्ट को कम करके और संसाधन दक्षता को अधिकतम करके यह सर्कुलर अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को प्रोत्साहित भी करता है। जैव ईंधन, जैव प्लास्टिक और जैव फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों के अंदर नवाचार को बढ़ावा देता भी है ये। तो यहाँ पर अल्टीमेटली इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल है और इसीलिए आजकल हम लोग हर जगह पर बायो बायो यानी कि जैव देख रहे हैं, चाहे जैव अर्थव्यवस्था हो, जैव प्रौद्योगिकी भी चल रही है। इस तरह से चीज़ें हम लोग लगातार देखते पढ़ते हुए आगे बढ़ भी रहे हैं अभी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एआई कोशा की। तो ये एक एआई पहल है हमारी केंद्र सरकार की। दरअसल एआई कोशा को एआई मॉडल विकास के लिए डेटा सेट प्रदान करने के लिए डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से स्टार्टअप, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं द्वारा एआई उपकरण विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले गैर व्यक्तिगत डेटा शामिल है। तो इसका उद्देश्य भाषा अनुवाद उपकरण या अन्य एआई संचालित अनुप्रयोगों के अंदर भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है। यह एक केंद्रीय भंडार के रूप में भी कार्य करता है, जो 300 से अधिक डेटा सेट, 80 से ज़्यादा मॉडल और विविध एआई उपयोगों के मामले में प्रदान करता है। तो यह इसमें एक एकीकृत विकास वातावरण, उपकरण और ट्यूटोरियल के साथ एक एआई सैंडबॉक्स को भी शामिल किया गया है, ये भी इसमें शामिल है। तो एआई कोशा हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एआई कोशा के साथ-साथ अब ज़रूरी यह है कि हम लोग पढ़ें लाई डिटेक्टर यानी कि पॉलीग्राफ। तो देखो, दरअसल एक टेस्ट होता है जो खास तौर पे बहुत सारे एक्यूज़ के खिलाफ किया जाता है। यानी जब कभी भी कोई भी इंसान किसी भी आरोप के तहत पकड़ लिया जाता है, हिरासत में रखा जाता है, हालाँकि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। अगर दोष सिद्ध हो जाएगा तो फिर पॉलीग्राफ नहीं करेंगे। अगर मान लो कि कोई मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और इसमें ये पता नहीं लग पा रहा है कि किस तरह से ये अपराध हुआ और इस अपराध को अंजाम कैसे दिया गया, या फिर क्लू नहीं मिल पा रहे हैं, सबूत नहीं समझ में आ पा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन बीच में अटक गई है और मामला बड़ा गंभीर है, सीरियस केस है। तो ऐसे में पॉलीग्राफ यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट एक विकल्प हो जाता है जो मदद करता है आगे की कड़ियों को ढूँढने में। अब जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि किसी को, इंसान को ये लगता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट के माध्यम से कोर्ट फैसला सुना देता है कि कौन मुजरिम है, कौन नहीं है, ऐसा नहीं होता।
दरअसल लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट ये ऐसे टेस्ट हैं जो आगे की चेन को ढूंढने में मदद करते हैं, आगे की कड़ियों को खोजने में मदद करते हैं। ये कोर्ट को फैसला सुनाने में मदद नहीं करते, फैसला वैसला नहीं सुनाते इसमें। देखो दरअसल होता है क्या है कि जब कभी भी कहीं पर भी किसी केस का मामला फंस गया और किसी व्यक्ति को लेकर के ये डैम श्योरिटी है कि जो भी किया है वो इसी ने किया है, सब कुछ इसी का ही किया धरा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस इंसान के लिए पहले तो पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ती है। अब कोर्ट ने कह दिया कि चलो ठीक है पॉलीग्राफ करवा लो। तो पॉलीग्राफ में क्या होता है कि इंसान थोड़ा-सा मंदमुग्ध हो जाता है। यानी कि वो पूरा अपने होश में नहीं रहता है। वो खो जाता है और थोड़ा-सा अनकॉन्शियस कंडीशन के अंदर वो चला जाता है। अब जब वो इंसान अनकॉन्शियस कंडीशन के होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अब उसकी जो चेतन क्षमता है, यानी कॉन्शियसनेस है वो दब जाती है। तो वो इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इस दौरान उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है। तो ये माना जाता है कि जब इंसान से इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो सच ही बताता है, वो झूठ नहीं बताता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे ये पूछोगे कि हाँ, तुमने ही मर्डर किया है भैया, वो बोलेंगे हाँ, मैंने किया था और उसको मान लिया जाएगा, नहीं। आप उससे ना क्लूज़ पूछोगे कि अच्छा ठीक है, क्या हुआ था उस दिन, कैसा हुआ? तो बताएगा कि देखो ऐसा-ऐसा हुआ था, ये चीज़ें थी। इस बात पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद ये घटना हो गई, मर्डर हो गया वगैरह। अब मर्डर-वर्डर तो हुआ, कैसे मारा? अच्छा ऐसे-ऐसे मारा। अच्छा जैसे-जैसे मारा फिर उस सामान को कहाँ फेंका? बाकी चीज़ें क्या छुपाई, कहाँ छुपाई, कैसे छुपाया? तो वो इंसान अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसको दवाई वगैरह दे रखी होती है, अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है वो थोड़ा-थोड़ा सा, तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में वो इंसान ये बातें बता देता है कि कहाँ उसने क्या-क्या चीज़ें छोड़ी हैं, तो फिर पुलिस की टीम ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत पकड़ लेगी और कहेगी कि नहीं अब सज़ा दे दो, फांसी दिलवा दो, नहीं। जो-जो उसने बातें कही हैं उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी। सबूत ढूँढे जाएँगे, जो भी क्लूज़ हैं उनको ढूँढा जाएगा और ज़्यादा और चीज़ों को ढूँढने के बाद एविडेंस वगैरह जब मिल जाएँगे, तो सब कुछ ढूँढने के बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा कि हाँ, पॉलीग्राफ में जो चीज़ें इस आदमी ने बताई थी वो सही-सही थी और इसने ये सब चीज़ें की हैं, तब जाकर के दोष सिद्ध होता है। तो मुंबई पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा ने मुख्य आरोपी और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता पर पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। तो ऐसे समय-समय पर किसी न किसी पे किया ही जाता रहता है। तो पॉलीग्राफ शारीरिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है और उससे पता लगाया जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो ऐसे उसके शरीर में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक होता है पॉलीग्राफी टेस्ट और दूसरा होता है नार्को टेस्ट। तो जितनी चीज़ें अभी आपको मैंने बताई थी, वो सारी की सारी चीज़ें पॉलीग्राफी और नार्को से कनेक्टेड रहती हैं। नार्को के अंदर ये होता है कि दवाई दी जाती है, चेक किया जाता है इंसान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। पॉलीग्राफ में चेक किया जाता है कि जब इंसान से पूछे जा रहा है चीज़ें, तो उसका शरीर कैसा-कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो अभी जो आपको मैंने बताया कि इंसान के शरीर में दवाई डाली जाती है, दवाई दे करके फिर उससे चीज़ें पूछी जाती है अनकॉन्शियस, तो वो नार्को टेस्ट में होता है। नार्को टेस्ट में चीज़ होती है। पॉलीग्राफी में ये होता है कि इंसान के शरीर में मशीनें जोड़ दी जाती हैं और इंसान का शरीर क्वेश्चन पूछने पे कैसा रिएक्ट कर रहा है, उन चीज़ों को नोट किया जाता है। तो इस दौरान क्या रहता है कि दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट उसकी शारीरिक गतिविधियों को नोट करता है कि शारीरिक गतिविधियाँ कैसी हैं। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नर्वस तो नहीं हो रहा, टेंशन तो नहीं है, झूठ तो नहीं, सच तो नहीं, वो चीज़ें नहीं होती है। तो उसमें उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, साथ ही इसके श्वसन की दर, पसीना आना, इलेक्ट्रोडर्मल प्रतिक्रिया या फिर साइकोगैल्विन स्किन रिफ्लेक्शन के रूप में इन सभी चीज़ों को समझते हैं और शरीर के विद्युत आवेग को भी समझते हैं। तो इसको 1921 में इसका आविष्कार किया गया था और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मेडिकल छात्र जॉन लार्सन ने इसको खोजा था उस समय। तो क्या-क्या उपकरण होते हैं इसमें? एक होता है न्यूमोग्राफ ट्यूब जो साँस लेने की दर को मापता है कि जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या व्यक्ति की साँस बढ़ रही है, घट रही है। अगर कोई इंसान नॉर्मल होता है तो वो कामली आंसर दे सकता है चीज़ों के लिए। अगर उसको पता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। कई बार हालाँकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि किया कुछ होता नहीं है लेकिन गड़बड़ कर देते हैं, हड़बड़ा जाते हैं जिससे लगता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर वो फेल हो गए हैं। ये चीज़ भी आती है तो इसलिए पॉलीग्राफ के साथ-साथ नार्को भी करा ही लिया जाता है ताकि नार्को में व्यक्ति थोड़ा अनकॉन्शियस कंडीशन के अंदर होता है और वहाँ पर थोड़ा-सा सही परिणाम आने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट थोड़ा-सा बीट करना ईज़ी है। कोई इंसान जो खुद को काम रख सकता है, जिसका खुद पे कंट्रोल है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट को बीट कर सकता है। जैसे कि अब आप सोच रहे हो कि आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसकी साँस बढ़ेगी, घटेगी, छाती के चारों ओर इसके लिए कुछ ना कुछ लगा दोगे मशीन को, ट्यूब को जो रिकॉर्ड करेगी। भैया आपने इंसान से पूछा मतलब चिल होके बैठा हुआ है मस्त जगह-जगह। आपने उससे पूछा कि हाँ जी, क्या आपने मर्डर किया? वो कह रहा नहीं। अच्छा कैसे किया था? कह रहा नहीं। फांसी चढ़ा देंगे? कह रहा चढ़ा दो, कोई बात नहीं। एक बार ये भी एक्सपीरियंस कर ही लेंगे। तो अब उसकी साँस ऊपर-नीचे थोड़ी ही चढ़ेगी। अगर मान लो कि कोई इंसान 4, 5, 10 बार का मर्डरर होगा, उसका टेस्ट करके देखोगे तो क्या पता लगेगा? उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो इंसान उन चीज़ों में नॉर्मल रहता है ऑलरेडी।
तो इसलिए पॉलीग्राफी में दिक्कत आती है, नार्को के अंदर चीजों को थोड़ा सा अच्छे से निकाला जा सकता है, वहां संभावना रहती है। आप सोच रहे हो कि ब्लड प्रेशर और उसकी जो पल्स रेट है उसको चेक करोगे, अब वो इंसान जब हड़बड़ा ही नहीं रहा, भाई पल्स रेट या फिर ब्लड प्रेशर कब डाउन होगा, जब वो इंसान चीजों को फील कर रहा है कि उसने कुछ गलत किया है या वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है कि वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब किसी को पता है पहले कि ठीक है पॉलीग्राफ हो रहा है, बैठे रहो आराम से चेयर के ऊपर, भाई नहीं हो रही ना पल्स अप डाउन, नहीं बढ़ रही है उसका ब्लड प्रेशर, जब वो बढ़ ही नहीं रहा वो इंसान नॉर्मल है, काम है, तो कैसे पता लगाओगे? फिर क्वेश्चन पूछते रहो, कुछ भी बोलेगा सही 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 लगेगा आपको। वही मूविंग ग्राफ पेपर, अब मान लो कई बार होता है कि प्रश्नों का उत्तर जब इंसान देता है तो इस तरह से मशीन चल रही होती है ग्राफ पेपर के साथ। अब ग्राफ पेपर मूव करेगा, इंसान ठीक बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्या सही वास्तव में उसने कंट्रोल की हुई चीजें वो भी रिकॉर्ड हो सकती है। और साथ ही इलेक्ट्रोड जो शरीर के भागों के अंदर विद्युत आवेगों को नोटिस करता है, तो थोड़ा सा इसको डिच करना ईजी हो जाता है, तो इसको डॉज किया जा सकता है आराम से। तो इसलिए ये होता है कि इसकी चीजों के मामले में ये होता है कि नार्को के मामले में थोड़ा सा ज्यादा रिलाय कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ वहां से निकल के जरूर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं स्टारलिंक की। तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। तो भारतीय एयरटेल ने भी किया है, रिलायंस जियो ने भी किया, दोनों ने कर लिया। कह रहे हैं कि स्टारलिंक इंटरनेट सेवाएं भारत में लेकर के आएंगे। तो स्पेस एक्स कंपनी के साथ उन्होंने अलग अलग समझौते किए, तब कंपनियों में दोनों ने समझौते किया, बस दोनों के समझौते अलग अलग है। कह रहे हैं कि भाई अलग अलग पैसा खर्च करेंगे, अलग अलग कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस बढ़िया देंगे दोनों मिलकर के और सेम जगह से ही सर्विस दे देंगे। ठीक है, चीजें क्लियर आने वाली सभी को। तो क्या क्या इसमें शामिल है? तो दरअसल यह एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है जो ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करता है, यानी कि जो आपको इंटरनेट मिलेगा वो सैटेलाइट के थ्रू मिलेगा डायरेक्ट। तो यह तकनीक उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। खास तौर पे जब दूर दराज के क्षेत्र में या कम सेवा वाले क्षेत्रों में कोई व्यक्ति होता है तो वहां भी इंटरनेट का उसको परेशानी देखने को नहीं मिलती है, वहां पर भी इंटरनेट चलता है। अब देखो दरअसल होता है क्या अभी के मामले में, जैसे कि आप लोग अपने फोन में इंटरनेट यूज कर रहे होंगे तो इंटरनेट दरअसल आपको मिल रहा होगा एक टावर से कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड? टावर से। आपके घर के आसपास कोई ना कोई टावर होगा, वो जो टावर होगा उससे टावर के थ्रू सारी चीजें कनेक्टेड होंगी और वो आपको नेटवर्क दे रहा होगा, वहीं से इंटरनेट आएगा। लेकिन जब बात सैटेलाइट इंटरनेट की होती है तो सैटेलाइट इंटरनेट डायरेक्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहां पर उनको टावर की जरूरत नहीं होती, मतलब कहीं पर भी टावर नहीं चाहिए हमें भारत में, जहां कहीं भी आप हैं बिना टावर के इंटरनेट यूज करो। तो इससे जो फ्लक्चुएशन होती है, नेटवर्क ब्रेकेज होती है, वो सब चीजें फिर नहीं होती है, चीजें सॉल्व चलते रहती है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए केबल, फाइबर या फिर फोन लाइनों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सैटेलाइट इंटरनेट किस तरह काम करता है? तो उपयोगकर्ता डिवाइस से सीधा सैटेलाइट पे, तो उपयोगकर्ता का डिवाइस अंतरिक्ष में एक स्टारलिंक सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है, फिर सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन पर सैटेलाइट सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाता है और इंटरनेट से संबंधित चीजों को आगे प्रमोट करता है। फिर इसके बाद में ग्राउंड स्टेशन अनुरोधित डेटा को पुनर्प्राप्त करता है और इसे सैटेलाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता के डिश पर वापस भेजने का काम कर देता है। तो इस तरह से आप कहीं पर भी चाहते हो वहां तक आप इंटरनेट ले सकते हो, ये चीजें इस तरह से आपके जुड़ जाए। तो ये है स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम। चीजें ठीक है, टावर की जो जरूरत हुआ करती थी वो खत्म। अब पढ़ लेते हैं सुपर सॉलिड। तो वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश को सुपर सॉलिड में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया। अजीब चीज है पर अलग है और खास है, और यही चीजें तो पूछी जाती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वे प्रकाश यानी कि लाइट को सीधा सुपर सॉलिड में कन्वर्ट किया, सॉलिड नहीं सुपर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे हुआ? तो वैज्ञानिकों ने इस दौरान सुपर सॉलिड पदार्थ की, सॉरी पहले जो बात करें सुपर सॉलिड की तो वो ये है कि दरअसल सुपर सॉलिड क्या है? ये सुपर सॉलिड पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें कण क्रिस्टलीय ठोस संरचना के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। हालांकि तरल पदार्थ के समान ये बिना श्यानता के भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये चीज भी है। तो श्यानता का मतलब क्या होता है? जब तरल पदार्थों की गति के प्रति आंतरिक प्रतिरोध से होता है और एक सामान्य ठोस में जो कण होता है वो अपने स्थान पर स्थिर रहने का काम करते हैं। एक सामान्य दल के अंदर जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से घूमते फिरते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो इसकी वजह से कुछ घर्षण का अनुभव भी किया जाता है। और जो सुपर सॉलिड होते हैं ये दरअसल अद्वितीय होते हैं क्योंकि ये वो तरल होते हैं, उस तरल की तरह प्रवाहित होते हैं जहां ठोस जैसी संरचनाएं बनाए रखी जाती है। तो अगर कभी भी किसी को भी सुपर सॉलिड बनाना है तो उसके लिए पदार्थ को परम शून्य के निकट ठंडा किया जाना चाहिए। तो परम शून्य का मतलब क्या होता है? जब कभी भी आप किसी भी पदार्थ को -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर
273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस में किसी को अगर आप लोग ठंडा करोगे तब जाकर के वो सुपर सॉलिड की अवस्था में आएगा। तो ये एक ऐसा तापमान होता है जहां पर ऊष्मा ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और क्वांटम प्रभाव यहाँ पर हावी हो जाता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए, कि जब क्वांटम टेक्नोलॉजी के मामले में नई-नई चीज़ें आगे बढ़ानी हो, चीज़ों को सॉल्व करना हो और नई तरह से मजबूत रूप से प्रस्तुत करना हो, तो उस जगह पर सुपर सॉलिड बना करके काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। अगली बात है ऑडिबल एन्क्लेव की। तो क्या खास है? दरअसल हाल ही की एक शोध हुई जहाँ पर अभूतपूर्व तकनीकी पेश की गई। यानी कि ध्वनि को केवल विशिष्ट स्थानों से ही सुनने में सक्षम बनाने का काम किया गया, जिसको ऑडिबल एन्क्लेव कहा गया है। तो अब इस दौरान ऑडिबल एन्क्लेव क्या करते हैं? ये ध्वनि के स्थानीयकृत क्षेत्र होते हैं, जो केवल एक विशिष्ट क्षेत्र से ही सुने जा सकते हैं, जबकि अन्य स्थानों पर वे पूर्णतः शांत होते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि ध्वनि को आसपास के अन्य लोगों को परेशान किए बिना किसी एक व्यक्ति या फिर स्थान तक निर्देशित किया जा सकता है। अब ऑडिबल एन्क्लेव के संबंधित अनुप्रयोग क्या है? तो निजी ऑडियो यानी कि मान लो कि हेडफ़ोन के बिना ही किसी दूसरे को परेशान किए बिना आप संगीत या पॉडकास्ट या कॉल सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ये ऑडिबल एन्क्लेव से कर सकते हैं। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप किसी व्यक्तिगत ऑडियो यानी कि संग्रहालय, पुस्तकालय या कार्यालय स्पीकर के बिना स्थान आधारित ऑडियो आगे प्रदान कर सकते हैं, ये भी आपको मौका मिल जाएगा। वहीं शोर नियंत्रण, तो जो मन अनचाहा शोर होता है, वो शोर नहीं देखने को मिलता है। अवांछित शोर नहीं होगा और साथ ही शांत क्षेत्र इससे बने रहेंगे। गोपनीय वार्ता, तो किसी से सीक्रेट बातें करनी है, जैसे कि सैन्य है, कॉर्पोरेट है, सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई बातचीत करनी है आपको, तो वो सारी बातचीत आप कर सकते हैं। साथ ही कोर ऑडियो यानी कि यात्री चालक का ध्यान भटकाए बिना भी अगर संगीत सुनना चाहे, तो वो सुन सकता है ऑडियो एन्क्लेव के माध्यम से ही। सॉन्ग बजता रहेगा और सीधा वो आपके पास ही आ जाएगा। तो अच्छी चीज़ है कि भई ध्वनि का स्थानीयकृत क्षेत्र होगा और किसी विशेष क्षेत्र में ही सुना जा सकेगा, हर जगह आप उसको सुन नहीं पाएँगे, तो अच्छी चीज़ है। ठीक, तो अगली बात है डीएनए बहुरूपता क्या है? तो ज़रा देखते हैं क्या है डीएनए बहुरूपता? यानी कि डीएनए को जब आप कई रूपों में ला देते हैं तो वो होता है। तो डीएनए बहुरूपता दरअसल डीएनए के ऐसे खंड होते हैं जो व्यक्तियों के मध्य भिन्नताएँ होती हैं। ठीक? तो डीएनए बहुरूपता डीएनए के ऐसे खंड हैं जहाँ व्यक्तियों के मध्य भिन्नताएँ हैं। वे वैज्ञानिकों को एक निर्धारित वह वैज्ञानिकों को यह निर्धारित करने में सहायता करते हैं कि कोई विशिष्ट गुणसूत्र माता या पिता की ओर से विरासत में प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग विशिष्ट क्षेत्र में बहुरूपता का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जिन्हें शॉर्ट टैंडेम रिपीट भी कहा जाता है। तो शॉर्ट टैंडेम रिपीट डीएनए बेस युग्मों के छोटे अनुक्रम होते हैं और ये कई बार दोहराए जाते हैं। अब एसटीआर का प्राय बहुरूपी होते हैं, जिसका अर्थ है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में दोहराव की विभिन्न संख्या इसकी होती है और ये विभिन्नताएँ एसटीआर को डीएनए फिंगरप्रिंट में उपयोगी बनाती हैं। तो सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, खास है तो डीएनए बहुरूपता जहाँ पढ़ रहे हो वहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इम्पोर्टेंट है। दरअसल डीएनए फिंगरप्रिंट एक अद्वितीय प्रोफाइलिंग होती है जो व्यक्ति के डीएनए और एसटीआर पैटर्न को विश्लेषण करती है। अब डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ से हो सकती है? तो दाँत, हड्डी, लार या फिर ब्लड या फिर वीर्य या फिर त्वचा की कोशिकाएँ, इन सभी से। साथ ही अपराध स्थल पर अगर कहीं पे ब्लड के स्टेन हो या पसीना हो या कपड़े हो या मिट्टी पर धूल हो, तो वहाँ से भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो, डीएनए उठा सकते हो और साथ ही आपदा स्थलों से प्राप्त जो पार्थिव अवशेष होते हैं, वहाँ से भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो, यानी कि डीएनए को पिक कर सकते हो कि कैसा डीएनए है, किसका डीएनए। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं जीपीएस स्पूफिंग की। तो जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएँ हाल ही में भारत में बहुत बार देखी गई थी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्लेन होते हैं, वो अपनी यात्रा के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस के थ्रू वो ट्रैक करते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे नहीं जाना है, क्या हमारा रास्ता है। लेकिन जब कभी भी फेक जीपीएस सिग्नल प्राप्त होने लग जाते हैं हमारे विमानों को, तो फिर इसको जीपीएस स्पूफिंग के रूप में जाना जाता है। तो नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच में 465 जीपीएस हस्तक्षेप और स्पूफिंग घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। खास तौर पे भारत-पाकिस्तान सीमा के पास अमृतसर और जम्मू क्षेत्र के अंदर। तो जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है? ये एक प्रकार का साइबर अटैक तकनीक होता है जिसमें जीपीएस रिसीवर को गलत स्थान या अवस्थिति या फिर समय या वेग की गणना के लिए गुमराह करने या फिर नकली जीपीएस भेजे जाते हैं गुमराह करने के लिए। तो नकली जीपीएस मिल रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य भटकाना, गलत रास्ता दिखाना, किसी गलत जगह पे ले जाना, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इसको जीपीएस स्पूफिंग कहा जाता है। अब ये जीपीएस जैमिंग से अलग होता है।
क्योंकि जीपीएस जैमिंग की स्थिति में जीपीएस तो जैम हो जाते हैं, प्रॉपर ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन जीपीएस स्पूफिंग के अंदर हेर-फेर होगा। यानी कि एक्चुअल में होना कुछ और चाहिए लेकिन आपको दिखाया कुछ और जाएगा। तो जीपीएस स्पूफिंग के प्रभाव बहुत ज़्यादा चिंताजनक होते हैं, क्योंकि ये इस दौरान विमान को गुमराह करने का काम करते हैं, जिससे कि विमान अपना रास्ता भटक सकता है। साथ ही जहाज और वाहन गलत तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी जोखिम खड़े हो जाते हैं। साथ ही सैन्य अभियान, वित्तीय लेन-देन और व्यक्तिगत नेविगेशन ऐप भी इसमें प्रभावित हो जाते हैं। तो ये भी चिंता का विषय रहता है। तो ये है पूरी कहानी जीपीएस स्पूफिंग की। जीपीएस स्पूफिंग के बाद अगला है हम लोगों का माइसीलियम ईंटें। तो माइसीलियम ईंटें एक अभिनव सतत निर्माण सामग्री है, जो फफूंदीय माइसीलियम यानी कि फफूंद का जड़ जैसा एक नेटवर्क होता है, उसको कृषि उपोत्पाद जैसे जैविक अपशिष्ट के साथ मिलाकर बनाई जाती है। तो माइसीलियम ईंटें एक अभिनव सतत निर्माण सामग्री है, जिसको फफूंदीय माइसीलियम को कृषि उपोत्पाद जैसी जैविक अवशिष्ट के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ये पारंपरिक ईंटों के विपरीत हल्की होती हैं, बायोडिग्रेडेबल होती हैं और आग प्रतिरोधी विकल्प इनमें होता है, इनमें आग नहीं लगती है। माइसीलियम एक कवक या वनस्पतिक हिस्सा होता है, जिसमें हाइफे नामक पतले शाखाओं वाले तंतुओं का एक नेटवर्क होता है। तो उत्पादन प्रक्रिया क्या है इसकी? भूसी, चूरा और कवक बीजाणुओं का मिलाकर इसको बनाया जाता है। वहीं रेशेदार नेटवर्क कुछ दिन के भीतर ही एक हल्के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो माइसीलियम ईंटों का लाभ बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल हैं, अपशिष्ट प्रदूषण को कम करते हैं। तो पकी हुई ईंटें जो होती हैं वो उनकी तुलना में ये कम कार्बन फुटप्रिंट का उत्पादन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। वहीं हल्के रहेंगे तो परिवहन करने में और रखरखाव में आसानी होती है। बेहतर तापावरोधन, तो इसकी खास बात यह है कि दरअसल इसके अंदर इंटीरियर डिजाइन में पैनलिंग सामग्री के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो माइसीलियम ईंटें इस तरह से खास हो जाती हैं। राष्ट्रीय जीन बैंक, तो भारत सरकार ने 10 लाख फसल जर्म प्लाज्म के संरक्षण के लिए दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक के निर्माण की घोषणा की है। तो यह पहल केंद्रीय बजट 2025-26 की नवाचारों में निवेश विषय के अनुरूप है और एक ऐसी सुविधा जो पौधों प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बीज पराग और पौधों के ऊतकों को संरक्षित करने का काम करती है। तो यह भविष्य की कृषि आवश्यकताओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और जैव विविधता संरक्षण के लिए आनुवंशिक संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है। पहला जीन बैंक हम लोगों ने 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संधान ब्यूरो नई दिल्ली में स्थापित किया था। अब तक इसमें 2157 प्रजातियों के 4,71,561 परिग्रहण शामिल हो चुके हैं, जो अच्छी उपलब्धि है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं वॉलगार्ड 3। तो अभी क्या हुआ कि कपास की बुआई के मौसम से पहले पंजाब में वॉलगार्ड 3 की मांग अचानक से बढ़ गई। तो ये होता क्या है? दरअसल आनुवांशिक रूप से संशोधित जो जीएम कपास है, ठीक है? तो आनुवांशिक रूप से संशोधित कह सकते हैं इसको, जीएम भी कह सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास की इस किस्म को मॉन्सेंटो की एक दशक से भी पहले विकसित किया गया था। यह कीटों के हमलों के विरुद्ध असाधारण प्रतिरोधन क्षमता रखती है और साथ ही विशेष रूप से ये पिंक बॉलवर्म जैसे लेपिडोप्लेटोरॉन कीड़ों के खिलाफ काम करते हैं। तो कपास की 3 बीट प्रोटीन शामिल होते हैं, क्राई 1 एसी, क्राई 2 एबी और वीआईपी 3। तो कीटों की आंत के कार्य को ये बाधित करते हैं, जिससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। तो भारत में इसका जो विकास हुआ है और इसको अपनाया गया है, उसमें क्या खास रहा है? दरअसल बीटी कपास को सबसे पहले भारत में बॉल गार्ड 1 2002 के साथ लाया गया था, जिसके बाद बॉल गार्ड 2 2006 में आया, जिसके व्यापक रूप से उपयोग किया गया। अब किसान बॉल गार्ड 3 की शुरू के लिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि इसकी कीट नियंत्रण क्षमता में वृद्धि हुई है। तो ट्रिपल प्रोटीन सुरक्षा है, कीटनाशकों का कम उपयोग और साथ ही उच्च उपज क्षमता भी इसमें देखने को मिल रही है। तो इसीलिए बॉल गार्ड 3 की मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत अधिक मदद करता है कीटों को रोकने में और उनको प्रभावित करने में। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण। तो इसरो ने भविष्य के भारी अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के लिए ऐसी 2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन के पावर हेड टेस्ट आर्टिकल्स को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो वर्तमान क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन को इसके अत्यधिक कम भंडारण तापमान यानी कि 253 डिग्री सेल्सियस माइनस और ज्वलनशीलता के कारण संभालना कठिन होता है।
तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन एलओएक्स और मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन का उपयोग करता है, जिसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो एलओएक्स यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन का और मिट्टी के तेल का काम इस्तेमाल करता है। यही होता है हमारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, अगर मान लो कि लिक्विड हाइड्रोजन को मामले में चीजें चल रही हैं, सॉरी, अगर मान लो कि क्रायोजेनिक इंजन है तो ये है लिक्विड हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन को लिक्विड हाइड्रोजन के साथ यूज करेगा, और सेमी क्रायोजेनिक है तो लिक्विड ऑक्सीजन को ये मिट्टी के तेल के साथ यूज करेगा, जो कि हमारे लिए अच्छा रहता है। तो अब इसका फायदा ये है कि उच्च घनत्व आवेग होगा, यानी कि क्रायोजेनिक की तुलना में इसकी दक्षता ज्यादा होती है। वहीं कम विषाक्त भंडार, तो आसानी से भंडारित कर सकते हैं, टेंशन नहीं रहती है। अधिक लागत प्रभावी भी रहता है, यानी कि पैसा भी कम खर्च होता है। लिक्विड हाइड्रोजन की तुलना में मिट्टी के तेल का प्रबंधन हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अब दरअसल लिक्विड हाइड्रोजन को कम भंडारण तापमान यानी कि -253 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और क्षमता उसकी उच्च ज्वलनशील है, तो ऐसे में मिट्टी का तेल हमारे लिए ज़्यादा सेफ हो जाता है। तो जब कभी भी आपको इंजन के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और साथ ही मिट्टी का तेल देखने को मिले, तो ये सेमी क्रायोजेनिक अवस्था है। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, तो आदित्य L1 जिस तरह से हमने लॉन्च किया था, उसमें ये टेलीस्कोप था जो हमें सूर्य से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन देता है। तो आदित्य L1 ने सौर प्रज्वाल और सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली छवि को कैप्चर करके एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता हासिल की है। तो अब दरअसल ये जो सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, वो क्या खास है? तो ये आदित्य L1 पर मौजूद SUIT यानी कि सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड ने निचले सौर वातावरण यानी कि फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के सौर प्रज्वल कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की है। यह पहली बार है जब इस तरंग दैर्ध्य परास में इस तरह का सौर प्रज्वल को इतने उच्च स्पष्टता के साथ देखा गया है। तो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप आदित्य L1 पर मौजूद 7 वैज्ञानिक पेलोडों में से एक है, और इसे पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य परास में सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका विकासक किसने किया था? तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा इसको तैयार किया गया था, जो पुणे में मौजूद है। और इसकी कुछ खास विशेषता यह है कि दरअसल यह सूर्य को लगभग पराबैंगनी परास में इतनी उच्च परिशुद्धता के साथ देखने वाला पहला खास उपकरण है। और यह सौर विस्फोट, जैसे कि जिसको हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं, तो सौर विस्फोट, प्रज्वाल और चुंबकीय क्षेत्र की अंतःक्रियाओं की विस्तृत छवियों को भी कैप्चर कर सकता है। यह सूर्य के निचले वायुमंडल और उसके बाहरी कोरोना के बीच के संबंध को समझाने में भी मदद करता है। ये भी इसकी खास बात है। तो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप काफी ज्यादा खास हो गया है इस वजह से। लूरर ट्रेल ब्लेजर मिशन, तो क्यों खास है? तो नासा ने स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह लॉन्च किया। तो यह एक छोटा उपग्रह है जो ऑर्बिट में जाके काम करेगा और चंद्रमा की सतह पर पानी का मानचित्रण करने के लिए डिजाइन किया गया है। नासा के स्मॉल इनोवेटिव मिशन फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम का यह हिस्सा है, और इस दौरान यहाँ पर कुछ खास अलग अलग उपकरण लगे हुए हैं, जिसमें पहला है हाई रेजोल्यूशन वॉलेटाइल एंड मिनरल्स मून पेपर। तो प्रकाश पैटर्न का विश्लेषण करके चंद्रमा की सतह पर जल और हाइड्रोक्सिल अणुओं की उपस्थिति का पता लगाता है और मानचित्रण करता है। लूनर थर्मल मैपर सतह के तापमान में बदलाव को मापता है, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि तापमान चंद्रमा पर पानी की गति को कैसे प्रभावित करता है। तो इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा पर उपस्थित जल का मानचित्रण, चंद्रमा की उपस्थिति जल चक्र को समझना और भविष्य के चंद्र अन्वेषण का समर्थन करना, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, तो प्लानिटरी परेड, आप ये समझ लेते हैं हम लोग। दरअसल 28 फरवरी 2024 को 7 ग्रहों की एक दुर्लभ प्लानिटरी परेड आकाश में देखी गई। अब ये होता क्या है? तो दरअसल यह एक खगोलीय घटना है जब रात के आकाश में कई ग्रह सूर्य से उसकी दूरी के क्रम में पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। यानी कि सूर्य है तो उसके बाद सारे ग्रह इस तरह से सीक्वेंस में लाइन में आ जाते हैं। तो खगोलीय घटना है जब रात में आकाश में कई ग्रह सूर्य उसकी दूरी क्रम में पंक्तिबद्ध दिखाई देते हैं, और ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में चलते हैं, लेकिन लगभग एक ही समतल में नहीं चलते। तो ग्रह वास्तव में अंतरिक्ष में संरेखित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी कक्षाओं में उनकी स्थिति के कारण वह पृथ्वी से ऐसा देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही वे घूमते हैं तो कभी-कभी पृथ्वी से देखने पर आकाश में एक ही क्षेत्र में कई ग्रह दिखाई देने लग जाते हैं। तो प्लैनेटरी परेड की आवृत्ति क्या होती है, यानी कब-कब देखने को मिलता है? तो 3 या 4 ग्रहों की प्लैनेटरी परेड भी कई बार होती है, जो कुछ ही वर्षों में एक बार दिख जाती है।
सामान्य तौर पर आम है, लेकिन जब 7 या 8 ग्रह एक साथ प्लानिटरी परेड करते हैं तो ये बहुत दुर्लभ है और कई दशकों की वजह जाकर के एक बार देखने को मिलती है। अब सारे ग्रह एक साथ हैं। कभी-कभी कहते हैं ना कि एक खास योग बन रहा है, एक दुर्लभ घटना होने वाली है, सारे ग्रह एक ही लाइन में आने वाले हैं। ये एक विशेष योग की स्थिति है। इस योग में जन्मे हुए जो बच्चे होते हैं उनका बहुत ही अलग तेज होता है, बहुत ही खास बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं। इस तरह की बातें सुनी होगी ना कभी? तो वो यही अवस्था होती है प्लैनेटरी परेड की, जब सारे ग्रह एक साथ में लाइन में आ जाते हैं। तो 28 फरवरी 2024 को ऐसा हुआ था। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून लगभग 7 ग्रह उस समय एक ही सीक्वेंस में थे। अब अगली घटना मानी जा रही है कि 2040 में होगी, जब 6 ग्रह एक साथ दिखने आएँगे। तो इन ग्रहों का एक साथ आना बड़ा मुश्किल है कि कुछ ग्रह जो होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, कुछ वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं और कुछ की जो ऑर्बिट है वो बड़ी है, कुछ की ऑर्बिट छोटी है। तो उस वजह से वो बहुत ही मुश्किल से ऐसा हो पाता है कि कभी ये एक समय ऐसा है कि सब कुछ मैच कर जाए एक साथ। ठीक, तो प्लैनेटरी परेड की कहानी इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए, तो इसी के साथ यहाँ पर हम लोग का जो इम्पोर्टेंट था मामला साइंस एंड टेक वाला, वो हो जाता है पूरा। और साइंस एंड टेक पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ लेते हैं भूगोल, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन को। तो ये भी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहता है तैयारी में। तो क्या-क्या खास है इसमें? सबसे पहले पढ़ लेते हैं अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा। तो क्या खास था? दरअसल मेलबर्न विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में भविष्यवाणी की गई कि उच्च कार्बन उत्सर्जन परिदृश्य में 2050 तक एसीसी 20% तक कमज़ोर हो सकता है। तो ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महासागरीय धारा है, जो अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में बहती है। तो यह अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ने का काम भी करती है। यह गल्फ स्ट्रीम से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है, जो प्रति सेकंड लगभग 165 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का परिवहन करने का काम भी करती है। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि यह महासागर में ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण को नियंत्रित करती है। यह गर्म पानी को अंटार्कटिका तक पहुँचाने से रोकता है, जिससे बर्फ की चादरें सुरक्षित रहती हैं। यह अन्य महाद्वीपों को आक्रामक प्रजातियों जैसे कि वुल कैल्प, झींगा या फिर मोलस्क को अंटार्कटिका तक पहुँचने के लिए भी रोकने का काम करती है। इसका विशेष महत्व है। तो अंटार्कटिका परिध्रुवीय धारा बहुत ज़्यादा खास है, पर 20% तक कमज़ोर होने की संभावना बताई गई थी। श्वेत हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पढ़ी है आप लोगों ने, ज़रा श्वेत हाइड्रोजन पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो फ्रांस ने मौसेले क्षेत्र में पॉलशिवर की भूमि के नीचे 46 मिलियन टन प्राकृतिक हाइड्रोजन की खोज की है। बड़ा खास मामला है और 46 मिलियन टन प्राकृतिक हाइड्रोजन मिलना एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। तो श्वेत हाइड्रोजन, जिसे प्राकृतिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है, ये भूप्रपटी में पाया जाने वाला हाइड्रोजन का एक प्राकृतिक रूप है। अब ये समझिए कि जिस तरह से ग्रे, ब्लू, ब्राउन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन हमें मिलती है, उसके विपरीत औद्योगिक उत्पादन या कार्बन उत्सर्जन प्रक्रियाओं की आवश्यकता हमें नहीं होती है, अगर हमें व्हाइट हाइड्रोजन चाहिए होती है। तो इस हाइड्रोजन का सबसे पर्यावरण अनुकूल रूप माना जाता है इसको, कि पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा खास है। फ़ायदा क्या होता है? तो पहली बात तो यही है कि ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन के अन्य रूपों के विपरीत इसको औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती। और जो व्हाइट हाइड्रोजन है, ये कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल ज़ीरो करती है क्योंकि ये प्राकृतिक होती है पूरी तरह से। तो व्हाइट हाइड्रोजन ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा यही है जो पर्यावरण के अनुकूल है। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन की बात ही क्यों ना हो, वो पूरी तरह से इसके बराबर भी नहीं होती है अनुकूल। ठीक, सबसे अधिक व्हाइट हाइड्रोजन ही होती है क्योंकि ये प्रकृति से मिलती है और कार्बन का उत्सर्जन नहीं है, आपको कोई भी प्रोसेस भी नहीं करना, जैसे कि कोई औद्योगिक उत्पादन का कार्य करना हो उसको बनाने के लिए, वो सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगली बात है डार्क ऑक्सीजन की। तो नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हुई थी एक स्टडी। वैज्ञानिकों के बीच सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता के बिना गहरे समुद्र में ऑक्सीजन के संभावित उत्पादन के बारे में कुछ खास बहस चली। तो यह उस आणविक ऑक्सीजन के उत्पादन को संदर्भित करता है जो समुद्र की गहराई में उत्पन्न होती है, जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती और इस कारण प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं हो पाता। अब सामान्यतः ये माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण से ही होता है। तो जिस प्रक्रिया में पौधे, शैवाल और जीवाणु सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का काम करते हैं। अब वैज्ञानिकों ने ये माना कि गहरे समुद्र में पाए जाने वाले बहुधात्विक ग्रंथिकाओं, जो आलू के आकार के धातु समृद्ध पत्थर होते हैं, तो उनका अध्ययन करते हुए सुझाव दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने में ये सक्षम होते हैं। तो ये जो विद्युत धारा होती है, वो समुद्री जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बाँटने का काम करती है, जिस दौरान इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया होती है। तो इसको ही डार्क ऑक्सीजन कहते हैं, यानी कि
समुद्र की गहराइयों में अंधेरे में जो ऑक्सीजन बनती है, और वो ऑक्सीजन प्रकाश के थ्रू नहीं बन रही, वो इन खास अलग-अलग बहुधात्विक ग्रंथियों के माध्यम से बन रही है। और इस दौरान जो ये प्रक्रिया हो रही है उसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया। तब जाकर के इस प्रक्रिया में पानी के तहत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जा रहे हैं और ऑक्सीजन इस तरह तैयार हो जा रही है, तो ये डार्क ऑक्सीजन कहलाती है। अगला है कैली फंड। तो कैली फंड की स्थापना जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की कॉप 16 सम्मेलन में की गई थी। तो यह एक वैश्विक वित्तीय तंत्र है जिसे डिजिटल अनुवांशिक संसाधनों से समान लाभ साझेदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। तो इसका आयोजक कौन है? इसे मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस द्वारा होस्ट किया जाएगा और इसमें यूएनडीपी, यूएनईपी और सीबीडी सचिवालय की साझेदारी भी देखने को मिलेगी। तो इसका वित्त पोषण कैसे किया जाएगा? तो यह फंड उन निजी क्षेत्रों की कंपनियों से योगदान प्राप्त करेगा जो डिजिटल अनुक्रम जानकारी के माध्यम से जैव विविधता से वाणिज्यिक लाभ प्रदान करता है। तो इस फंड के कम से कम 50% संसाधन आदिवासी समुदायों को, स्थानीय समुदायों को आवंटित किए जाएंगे। अब यह कुनमिन मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा के क्रियान्वयन में सहायता भी करेगा। तो यह संयुक्त राष्ट्र के अधीन पहला वैश्विक जैव विविधता फंड है जो सीधे बिजनेस सेक्टर में योगदान प्राप्त करेगा, सीधा बिजनेस सेक्टर से योगदान प्राप्त करने का काम करेगा। तो इम्पोर्टेंट है कैली फंड और बहुत ज्यादा खास है पर्यावरण की दिशा में, खासतौर पे आदिवासी समुदायों को और स्थानीय समुदायों को जिस तरह से आवंटन दिया जा रहा है इसका, वो भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता बन जा रही है। ठीक। गंगा नदी डॉल्फिन पढ़ना होगा क्योंकि पहला विस्तृत जनसंख्या सर्वेक्षण किया गया था गंगा नदी डॉल्फिन का और हमें ये पता लगा कि भारत में किस तरह से गंगा नदी डॉल्फिन मौजूद है। तो दरअसल ये जो गंगा नदी डॉल्फिन है, यह भारत के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र नदी डॉल्फिन है। जब गंगा नदी में प्रदूषण हो गया था, मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था, तो उस समय गंगा नदी के अंदर डॉल्फिन की संख्या कम होती चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही थी ये वाली। लेकिन अभी ये है कि चीज़ें थोड़ी सुधरी हैं क्योंकि प्रयास इस तरह किए गए हैं कि सफलता धीरे-धीरे हासिल होती जाएगी और अब तक के मामले में चीज़ें इस तरह बेहतरीन हो गई है कि आने वाले समय के लिए भी उम्मीदें हैं कि गंगा नदी डॉल्फिन को रहने के लिए एक अच्छा वातावरण मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जनसंख्या जब हुई है तो क्या-क्या पता चला है इसके बारे में? तो दरअसल भारत के अंदर कुल जनसंख्या है 6234। कहाँ-कहाँ कैसे बटी हुई है? तो गंगा नदी के बेसिन में 5689 है, ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में संख्या 635 है और व्यास नदी के अंदर जो सिंधु नदी डॉल्फिन कहलाती है वो 3 है। ये नदी के हिसाब से अगर बात करें कि किस राज्य में ज़्यादा और किस राज्य के अंदर कम है फिलहाल, तो देखिए राज्यवार स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है 2397, वहीं बिहार में इसके बाद 2220, पश्चिम बंगाल में 815 और असम में 635। हालाँकि डॉल्फिन है तो नदी के अंदर मूवमेंट करती रहती है, घूमती-फिरती रहती है, आना-जाना करती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से देखा गया तो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया गया। तो बिहार के अंदर आदर्श नदी अकारिका और अधिक जल गहराई के कारण डॉल्फिन के लिए सबसे अधिक अनुकूल राज्य इसको ही माना गया है। चौसा मनिहारी खंड जो 590 किलोमीटर का है, यहाँ पर 1297 डॉल्फिन देखी गई है, जो इसे भारत की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक बताता है। तो इसलिए भारत की डॉल्फिन की स्थिति बड़ी खास है, हालाँकि संख्या बढ़ाने पे बड़ा प्रयास किया गया है, चीज़ों को सँभाला गया तब जाकर के ये चीज़ें हमें देखने को मिल पा रही हैं। तो गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में थोड़ा समझते हैं। दरअसल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में पाई जाती है गंगा नदी डॉल्फिन और भारत और बांग्लादेश दोनों ही जगह इसको देख सकते हैं। तो भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के अंदर हम इनको देख सकते हैं। ये ऐसी डॉल्फिन होती है, ये ऐसा जलीय जीव है जो केवल मीठे पानी में ही आपको मिलेगा। ये एक संकेतक प्रजाति है, यानी अगर पानी अच्छा होगा तो ही ये देख पाओगे, पानी खराब होगा तो नहीं देख पाओगे। तो ये समझ लीजिए कि ये खुद आपको बता देंगे कि पानी की क्वालिटी खराब हो गई है और अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हम चले जा रहे हैं। तो अब डॉल्फिन देखने को ना मिले तो समझ लो कि पानी को साफ करने की ज़रूरत है। तो इस दौरान ये नदी के स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। हालाँकि डॉल्फिन की एक खास बात ये है कि ये नेत्रहीन होती है, यानी कि इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बस ये सुन कर के ध्वनियों के हिसाब से ही अपना शिकार कर लेती है। तो इसीलिए इसको सूसू भी कहा जाता है। सूसू शब्द इसकी ध्वनि को दर्शाता है। जब ये डॉल्फिन बाहर निकलती है पानी से, तो ये जो साँस लेती है, उस दौरान जो आवाज़ निकलती है सू सू, तो उसके आधार पर इसको सूसू के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है हमारी डॉल्फिन। अगली बात करते हैं कृष्णाष्टमी बिल्ली के बारे में। ये भी हमारे लिए खास है, पर क्यों और किस लिए? तो दरअसल
यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाई जाने वाली छोटी और दुर्लभ जंगली बिल्ली प्रजाति है। क्या विशेषता है? तो इसका फर घना होता है और मुलायम होता है और इस पर गहरे रंग के धब्बे और धारियों का संगमरमर जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। वे उत्कृष्ट पर्वतारोही होते हैं और लंबी पूंछ होती है। अक्सर इनके शरीर की लंबाई के बराबर या उससे अधिक लंबी ये होती है, जो पेड़ों पर संतुलन बनाने में काम करती है। तो यह प्रजाति क्षेत्रीय होती है और अपने क्षेत्र के मूत्र और गंध चिन्हों के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचानने का काम करती है। इनका सामाजिक व्यवहार कैसा है? तो ये एकांत प्रिय है, छिप करके रहना पसंद करती है और जंगल के अंदर इनको आप बहुत ही कम देख पाएंगे। तो खास तौर पे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर ये पाई जाती है। भारत में आमतौर पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड के हिस्सों में देखने को मिलेंगी। आईयूसीएन कहता है कि ये संकट आसन है, यानी कि संकटग्रस्त है, संभालना जरूरत है, संरक्षण चाहिए। वहीं साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है ये और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1962 में अनुसूची 1 में इसको रखा गया। तो इस तरह से बांटा हुआ है कृष्णाष्टमी बिल्ली को। सियाह गोश हाल ही में देखा गया था, तो इसी वजह से इसकी चर्चाएं रही हैं। तो रात्रिचर होते हैं, रातों में निकलते हैं, लेकिन ये एक प्राचीन जीव माना जाता है। अलग-अलग जगह पर इसका इतिहास में भी उल्लेख किया गया। तो मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में खासतौर पे ये पाए जाते हैं और रात्रिचर होते हैं, यानी कि रात में ही निकलते हैं, दिन में आप इनको देख नहीं पाओगे जल्दी। और मायावी जीव इनको कहा जाता है एक प्रकार का, कि ये मायावी होते हैं। तो अपने विशिष्ट और नुकीले काले कानों के लिए खास तौर जाने जाते हैं। ये दिखेंगे तो ठीक-ठाक, पर इनकी सबसे अधिक विशेषता इनके कान होते हैं, जो खड़े रहते हैं सीधे-सीधे और काले रंग के होते हैं। तो इनका नाम जो तुर्की शब्द है काराकुलम, उससे ही लिया गया है और काराकुलम से बना है ये। शिहागोश, तो काराकुलम से शब्द लिया गया काले कान की वजह से और उसी से ही इसके बाद में शिहागोश के रूप में इसको जाना जाने लगा। तो इसका उल्लेख मध्यकालीन भारतीय ग्रंथों में भी मिल जाएगा, जैसे कि खमसा-ए-निज़ामी में उल्लेख है, शाहनामा में उल्लेख है और तूतीनामा में भी इसका उल्लेख है। तो इसका उपयोग भारतीय राजघरानों के द्वारा पक्षियों के शिकार करने के लिए किया जाता था। इस तरह से लोग उसको पाला करते थे पहले। हालाँकि वर्तमान में इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अनुसूची 1 में रखा गया है और आईयूसीएन कहता है कि संकट मुक्त है, यानी कि टेंशन की बात नहीं है, सेफ है ये। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा इसको गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वर्तमान में भारत में केवल 50 की संख्या में बचे हुए हैं और वो भी केवल आपको राजस्थान या फिर गुजरात में ही देखने को मिल पाएँगे। तो ये है कहानी शियार गोश की। ठीक। तो सिंह घोष के बाद में अगली बात है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और सुरक्षा की, कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, जरा वहां पर भी नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो क्या क्या खास रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? तो सबसे पहली जरूरी बात है फाइव आइज अलायंस की। तो इंपॉर्टेंट है, 5 देशों के बीच का समूह जो खुफिया जानकारी शेयर करते हैं। तो फाइव आइज अलायंस देशों की खुफिया प्रमुखों ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया था। तो यह एक खुफिया साझाकरण नेटवर्क है जिसमें 5 अंग्रेजी भाषी देश शामिल है। कौन-कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये सभी देश इसके अंदर शामिल हैं। तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी और इसकी जड़ें 1964 में हस्ताक्षर किए गए यूके यूएसए समझौते से जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य इन देशों के मध्य सिग्नल इंटेलिजेंस में सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। यानी कि ये जो देश है पांचों, ये आपस में एक दूसरे को कुछ खास इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के बारे में। अगर कभी भी कोई भी सीक्रेट मामला या कुछ भी खतरे का मामला या चिंता का मामला होता है, तो ऐसे में ये एक दूसरे को ऐसी इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो बहुत ज्यादा खास होती है और किसी और को उसके बारे में ज्यादा कुछ खास या स्पेशल अलग से पता रहता नहीं है। तो मुख्य फाइव आइज अलायंस सदस्यों के अतिरिक्त वास्तविक मुख्य फाइव आइज अलायंस के जो सदस्य हैं, उसके अलावा दरअसल इस समूह को और एक्सपेंशन दिया हुआ है इन्होंने। यानी कि जो मेन 5 देश हैं, वो तो देखो है ही हैं। अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। पर इन 5 देशों के अलावा इसको एक्सटेंशन भी मिला हुआ है। तो एक्सटेंशन किस रूप में मिला हुआ है? एक तरफ ग्रुप है इसका 9 आइज और दूसरी तरफ है 14 आइज। तो मेन 5 आइज है। जब इसको हम 9 आइज के रूप में जानते हैं, तो इस दौरान इसमें और भी 4 देश जुड़ जाते हैं, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड और नॉर्वे। अब मान लो कि इसको 9 से और आगे बढ़ाना है, 14 करना है, तो उसमें 5 और देश जोड़ने पड़ेंगे, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन और स्वीडन। तो इस तरह से ये पहले 5, फिर 5 के साथ एक्सटेंड होकर के 9 और 9 से भी एक्सटेंड होकर के 14 मेंबर्स तक पहुंच जाता है। तो दुनिया भर के अंदर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, सीक्रेट चीजों को मेंटेन करने के लिए पूरा का पूरा ग्रुप इसी तरह से काम करता है। अगली बात हम लोग को करनी है यूएनएटी पहल। ये क्यों खास है? तो दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने
80 साल पुराने विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षता में सुधार लाने और इसे अधिक लागत प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल की घोषणा की है, जो है यूएन80। तो इस दौरान अधिदेश क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली के समान दक्षता और सुधार की शीघ्र पहचान के क्षेत्रों में प्रस्ताव पेश करना। यह सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के दिए गए सभी अधिदेशों की कार्यान्वयन में समीक्षा करता है। आंतरिक कार्यबल द्वारा नेतृत्व, तो इसकी अध्यक्षता अवर महासचिव गाई राइडर करेंगे और इनमें संयुक्त राष्ट्र के सभी निकाय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो पहल के पीछे का क्या कारण है, तो वित्तीय संसाधनों की कमी पहला महत्वपूर्ण कारण। कि दिक्कत ये थी कि इस वक्त वित्तीय संसाधन कम रहे हैं, पैसों की कमी चलती रही है। सदस्य देशों के द्वारा विलंबित और आंशिक भुगतान के कारण तरलता का संकट भी बना रहा है। बढ़ती वैश्विक चुनौतियों तथा बेहतर कार्यक्रम संरेखण की आवश्यकता है इसको, जिससे कि इसकी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो ये इसीलिए पहल शुरू की गई है, ताकि अब तक की परेशानियां ठीक हो जाए और आगे इसमें ऐसी दिक्कतें और देखने को ना मिले। अगली बात है रायसीना डायलॉग, इंपॉर्टेंट था, कई बार चर्चा में रहा। तो रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण 17 से 19 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था, जिसका विषय था काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। तो इसके मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। तो मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने ही सारी जिम्मेदारी संभाली और सत्र का शुभारंभ भी किया। तो रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। अब यह म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन और सिंगापुर के शांग्री ला डायलॉग में भारत की नीतिगत वार्ता रही है। तो इसकी उत्पत्ति 2016 में हुई थी, जब विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसका नाम नई दिल्ली के रायसीना हिल्स के नाम पर रखा गया। तो इसका आयोजक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में है और संरचना है बहुहितधारक और अंतर क्षेत्रीय चर्चा, जिसमें राज्य के प्रमुख, कैबिनेट मंत्री, स्थानीय सरकारी अधिकारी और निजी क्षेत्र, मीडिया और शिक्षाविद इसके अंदर शामिल है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं स्क्वाड की। तो दरअसल क्वाड आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार मैंने पढ़ाया है। अब क्वाड की जगह पर एक नई चर्चा चल रही थी, वो थी स्क्वाड की। ये क्या है, तो दरअसल फिलीपींस और उसके सहयोगी देशों ने एक अनौपचारिक बहुपक्षीय सुरक्षा समूह बनाने के लिए लोग कार्य कर रहे थे। इसको नाम दिया था इन्होंने स्क्वाड। ठीक है, तो भारत और दक्षिण कोरिया को उसमें शामिल करने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे थे। तो अनौपचारिक सैन्य समूह है, जिसमें भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करने की बातें की जा रही थी स्क्वाड में। तो यह एक अनौपचारिक सैन्य समूह है, जिसमें अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान है और फिलीपींस है। ये 4 ऑलरेडी मौजूद है और 2 इसमें नए शामिल किए जाने की बात है। क्यों बनाया है स्क्वाड, तो इसकी जिम्मेदारी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये चीन के प्रभुत्व का सामना करने के लिए काम करेगा और खुफिया जानकारी का ये आपस में आदान प्रदान करेंगे और संयुक्त सैन्य अभ्यास और अभियान चलाने का काम करेंगे। तो लगभग सभी रणनीतिक जलमार्गों पर चीन के जो दावे हैं, उसका ये विरोध करता है, प्रतिकार करता है और वार्षिक रूप से $3 ट्रिलियन के वाणिज्य का ये माध्यम भी बना हुआ है। तो ये संयुक्त सैन्य गतिविधियां भी करता है। 2023 से 4 देश रक्षा सेनाओं ने दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त समुद्री अभियान संचालित किए हैं, जो कि इनके लिए पॉजिटिव रहता है, क्योंकि फिलीपींस इसका सदस्य है। तो ये इस दौरान जब ये सारा काम करते हैं, तो ये चीन को दिखाते भी है कि देखो चीन, सब चीजें तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी, क्योंकि चीन कहता है कि यहाँ पर जो 9 डैश लाइन है, उस 9 डैश लाइन को कोई पार नहीं करेगा। इसके अंदर का पहला जो मेन इलाका है वो मेरा इलाका ही है। तो कहता है कि कोई ये ना सोचे कि इसके अंदर ये चीजें उसके हाथ में आ जाएगी। तो जब इस तरह की चीजें जुड़ती हैं आपस में, तो बताती हैं कि देखो, टेंशन वाली बात नहीं है, अकेले इलाका तुम्हारा नहीं है, जो यहाँ मौजूद है उसका भी इलाका, और वो भी सारे प्रयास यहाँ पर कर सकता है। तो ये कहानी है स्क्वाड की। तो याद रखना, स्क्वाड में पहले 4 जो हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस हैं, और इसी के साथ-साथ 2 और, यानी कि भारत और दक्षिण कोरिया को उसमें शामिल करने के लिए प्रयास किए गए। अगला है हिंद प्रशांत महासागर पहल। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के न्यूजीलैंड के निर्णय का स्वागत किया और ये बात कही कि स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद प्रशांत के लिए साझा दृष्टिकोण संरेखित करते हैं हम लोग, आवश्यक है हमारे लिए। तो यह एक गैर संधि आधारित स्वैच्छिक व्यवस्था है, जो एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत तथा नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए सहयोग को बढ़ावा देती है। तो भारत के द्वारा इसको 2019 में बैंकॉक, थाईलैंड में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में गठन किया गया था। सभी भाग लेने वाले देशों के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत सुनिश्चित करता है। यह 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल पर आधारित है। आईपीओआई के प्रमुख स्तंभ कौन-कौन से हैं? तो इस दौरान 7 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसके अंदर हर एक स्तंभ का नेतृत्व एक देश या फिर 2 देश करते हैं।
जबकि अन्य देश स्वेच्छा से इसके अंदर भाग लेने का काम करते हैं। ठीक है, इसी के बाद बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग अपनी सिक्योरिटी के पक्ष की भी। तो इसमें पहला है हमारा अस्त्र या फिर MK3 गांडीव। तो क्या खास है इसमें? दरअसल ये भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसको अस्त्र MK3 के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसका नाम बदल गया है और बदल करके इसका नाम गांडीव कर दिया गया है। गांडीव जो अर्जुन का धनुष था उसका नाम गांडीव था, तो वो नाम इसको दे दिया गया है। तो ये भारत की सबसे उन्नत बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल है और ये वर्तमान में विकासाधीन है, तैयार कर रहे हैं इसको। तो DRDO उसको डेवलप कर रहा है और ये इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI जेट के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर तैनात किया जाएगा। तो सुखोई Su-30 MKI जेट और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस दोनों ही जगह इसको लगाया जाएगा। तो क्षमता क्या है? 340 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, यानी कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हुए 340 किलोमीटर तक मार सकती है, जो कि काफी अच्छा है। और 190 किलोमीटर की दूरी तक ये है 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमला कर सकती है, इतनी तक क्षमता इसके अंदर है, तो काफी खास है। सोनिक हथियार, सोनिक मतलब ध्वनि वाले हथियार। तो सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने के ऊपर ये आरोपों को खारिज किया है कि पुलिस बलों ने बेलग्रेड में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सोनिक हथियार का इस्तेमाल किया था। तो उस समय आरोप लगा था कि सोनिक हथियार यूज़ हुआ है। तो दरअसल ये क्या होता है, तो ये लंबी दूरी तक तेज या फिर कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करने का काम करता है। इनका उपयोग गैर घातक निरोध के लिए किया जा सकता है और ये गंभीर पीड़ा या चोट का कारण भी बन सकते हैं, इतना भी खास रहता है। हालांकि इनसे बॉडी पर डैमेज तो नहीं किया जाता, बट जो आवाज निकलती है वो इंसान को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। तो इन्हें ध्वनिक हथियार यानी कि अकॉस्टिक वेपन्स के रूप में भी जाना जाता है, जो लंबी दूरी पर बहुत तेज ध्वनि उत्सर्जित करते हैं। तो श्राव्य और अविश्राव्य दोनों तरह की तरंगे ही उत्पन्न करते हैं ये। तो सोनिक हथियार ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिक उपकरणों पर निर्भर करते हैं और ऊर्जा को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करने का काम ये करते हैं। T-72 टैंक, तो रक्षा मंत्रालय ने T-72 टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन की खरीद के लिए रूसी संघ के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का अनुबंध पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो इस दौरान क्या-क्या हो रहा है? पहली बात है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। तो इस सौदे के अंदर मेसर्स ROE से मेसर्स आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, अवाडी और चेन्नई को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। खरीदे गए इंजन पूरी तरह तैयार, पूरी तरह से नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन स्थितियों के अंदर होंगे। इसका मेन फायदा हमारे T-20 टैंकों को होगा, क्योंकि 1000 हॉर्स पावर का इंजन से सुसज्जित होने के बाद भारतीय सेना की क्षमताएं और भी मजबूत और आक्रामक हो जाएगी। अगर T-20 टैंकों की बात करें तो ये सोवियत के द्वारा डिजाइन किए गए टैंक हैं और हमारे लिए मुख्य युद्ध क्षेत्र टैंक बने हुए हैं। T-20 भारतीय सेना के टैंक बेड़े का मुख्य आधार है और भारत 2400 से ज्यादा T-20 टैंकों का संचालन करता है। अधिकतम सड़क गति 60 किलोमीटर पर आवर की है। मुख्य बंदूक इसमें 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन लगी हुई है और गोला बारूद 125 मिलीमीटर गोला बारूद की 44 राउंड तक ये फायर कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसीलिए इसके अंदर सारी की सारी खास चीजें थी। अब आगे बात करते हैं हम लोग मिशन और योजनाओं की भी। तो इसमें क्या-क्या अलग-अलग है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पहली हमारे यहाँ पर जो खास चीज़ है। तो दरअसल 2025-26 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए बजट आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना 37% की वृद्धि की गई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है ये, और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय जिम्मेदारी संभालता है इसकी और पेंशन फंड मैनेजर है LIC। अब इस दौरान के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है? तो भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक इसका विस्तार है। 46,12,330 लोग रजिस्टर्ड हैं, यानी कि नॉमिनेटेड हैं इसके अंदर, और 3 राज्य हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो टॉप पर हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 की न्यूनतम पेंशन इसमें दी जाती है और साथ ही परिवार पेंशन भी मिलती है। अगर अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन का 50% तो उसके जीवन साथी को भी दे दिया जाता है। पीएम युवा 3.0, तो शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग ने पीएम युवा 3.0 शुरू की है ताकि युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की ये एक खास योजना है। तो अब इस दौरान यह एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करना है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। इसका कार्यान्वयन एजेंसी है राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट और NBT केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक
एनबीटी मतलब राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट, तो जो हमारी शिक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रकाशन गृह और स्वायत्त संगठन है जो भारत को पढ़ने और पुस्तकालयों के सृजन को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। तो पीएम युवा 3.0 का उद्देश्य क्या है? भारतीय विरासत और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देना, रचनात्मक और अभिनव दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, क्षमता निर्माण और राष्ट्र निर्माण पर काम करना। ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगला है स्वदेश दर्शन योजना। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में स्वदेश दर्शन 2.0 और साथ ही सीबीडीडी योजना के तहत पूरे भारत में 116 नए पर्यटन स्थलों को मंजूरी दी है। ठीक है? तो स्वदेश दर्शन योजना के बारे में क्या है? 2015 में इसको शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है कि पूरे भारत में विषय आधारित पर्यटन सर्किट डेवलप किए जाएँगे। इसमें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को पर्यटन संबंधी अवसंरचना विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इसकी खास विशेषताओं में शामिल है कि विषय आधारित सर्किट बनाए जाएँगे, जैसे कि बॉल सर्किट, चैन सर्किट, और इसके साथ-साथ में अलग-अलग प्रकार के सर्किट और बनाए जाते हैं इसके अंदर। वहीं इसके अलावा अवसंरचनात्मक विकास, तो इसके अंतर्गत सड़क संपर्क, संकेतन, पर्यटन सुविधा और बुनियादी सुविधा। वहीं सरकारी सहायता, केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है और राज्यों के अंदर कार्यान्वयन, तो राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन इसका किया जाता है। अगली परियोजना है हमारी सागरमाला। तो अगली योजना सागरमाला। तो सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह आधारित विकास की समीक्षा, उसको बढ़ावा देने के लिए अब इस दौरान हम ये देखते हैं कि एक खास बैठक की गई है एनएसएसी की। तो भारत सरकार के द्वारा बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत 2015 में इसको शुरू किया गया था। अब इस दौरान इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, रसद दक्षता को सुधारना और भारत की लंबी तटरेखा और इसी के साथ-साथ जो 14,500 किलोमीटर नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग है और वैश्विक समुद्री व्यापार मार्ग है, उन सभी का रणनीतिक स्थान लाभ उठाकर तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति, जिसने अभी हाल ही में बैठक की है, तो उसकी स्थापना मई 2015 में सागरमाला के तहत बंदरगाह आधारित विकास की देखरेख के लिए की गई थी। तो अब तक की उपलब्धियाँ क्या हैं इसमें योजना में? तो पिछले दशक की तटीय शिपिंग में 118% की वृद्धि हो गई है। रो पैक्स फेरी सेवाओं में 40 लाख से अधिक यात्रियों को परिवहन किया है और 9 भारतीय बंदरगाह अब वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल हो गए हैं। अच्छी चीज़ है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने युवाओं की इंटर्नशिप के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने और पंजीकरण और आवेदन प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो इसका उद्देश्य है शीर्ष 500 कंपनियों, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। इससे फायदा क्या होगा? तो केंद्र सरकार की ओर से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से प्रशिक्षुओं को 4500 रुपए की मासिक वजीफा दिया जाएगा। कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के अतिरिक्त 500 की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी और इंटर्नशिप 1 साल तक चलेगी। तो 21 से 24 साल के जो युवा हैं, वो पूर्णकालिक रोजगार में संलग्न नहीं है, वो इस दौरान इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी जिनकी कक्षा 10 या उससे अधिक में उन्होंने क्वालिफाइड किया हुआ हो। इसी के साथ आगे की चीज़ है सागरमाला, तो योजना हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है ना? तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपना कला और संस्कृति को। तो इतिहास, कला और संस्कृति के क्या-क्या डायमेंशन है? पहला है असीरगढ़ किले में सोने की होड़। तो दरअसल बुरहानपुर शहर में मौजूद है असीरगढ़ किला। तो दरअसल जो असीरगढ़ किला है, ये बुरहानपुर शहर मध्य प्रदेश से लगभग 20 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की रेंज में है। समुद्र तल से 701 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है इसको और इसके आसपास भूमि का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। असीरगढ़ किले के अंदर दबे खजाने, विशेषकर मुगल काल के सोने के संदर्भ में कई बहुत सारी बातें बताते हैं। तो इतिहास और निर्माण की बात पता चलती है कि इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था एक स्थानीय सरदार आसा अहीर के द्वारा और बाद में खानदेश के फारूकी वंश ने इस पर अधिकार कर लिया था और बाद में बुरहानपुर पर शासन करने लगे थे। तो मुगल काल के बारे में अगर हम चीज़ों को समझें तो अकबर ने 1601 में लंबी घेराबंदी के बाद असीरगढ़ पर अधिकार कर लिया था, जो कि मुगल साम्राज्य के खानदेश की अंतिम विजय थी। अब यह किला दक्कन के मुगल अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा बना रहा और बाद का नियंत्रण 1819 में यह मराठों, सिंधिया और अंततः अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। तो रणनीतिक स्थिति के कारण अंग्रेजों ने यहाँ पर एक अपनी छावनी भी बना ली थी, जिससे उनको बहुत लाभ रहा था। औरंगज़ेब का मकबरा बहुत कंट्रोवर्सी रही थी पिछले साल, क्योंकि छावा मूवी आई थी इस वजह से। तो नागपुर में हाल की घटनाओं ने मुगल सम्राट औरंगज़ेब के मकबरे की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया। दरअसल औरंगज़ेब आलमगीर छठा मुगल बादशाह था, जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया था। शासनकाल अन्य सभी मुगल शासकों की अपेक्षा सबसे लंबा माना जाता है और 49 वर्ष तक इसने शासन किया था।
और साम्राज्य की सबसे बड़े क्षेत्र विस्तार और अंतिम पतन दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहा है इसका काल, क्योंकि इसके बाद से फिर मुगल साम्राज्य कभी भी नहीं टिक पाया, गिरता ही चला गया। तो मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार इसी ने किया था। वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बड़े-बड़े हिस्से इसके अंदर शामिल थे। गैर मुसलमानों पे जजिया लगा रहा था दोबारा से इसने, जिसको अकबर ने हटा दिया था। इस्लामी कानूनों का संकलन करवाया था फतवा आलमगीरी के रूप में, और दरबार में संगीत और नृत्य पर बैन लगा दिया था। लगभग 90 वर्ष की आयु में दक्कन में मराठों के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसे इस्लामी रीति-रिवाज़ों के अनुरूप एक साधारण कब्र में ही दफनाया जाए। और इसी के लिए कहा जाता है कि इसने अपनी कब्र का पैसा खुद से टोपियाँ बुन करके इकट्ठा किया था, और इसीलिए इसकी कब्र बहुत साधारण थी, क्योंकि इसने राजकोष से नहीं, अपने कमाए गए पैसों से अपनी कब्र बनवाई थी। तो उसकी कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद के शेख जैनुद्दीन, जो 14वीं शताब्दी के शिक्षित संत थे, उनकी दरगाह के परिसर में ही बनाई गई थी। तो वर्ली कला, तो यह एक पारंपरिक जनजातीय कला का रूप है, जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री रेंज में होने वाली वर्ली जनजाति से हुई है। तो दैनिक ग्रामीण जीवन, रीति-रिवाज और प्रकृति को दर्शाने के लिए मूल ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे कि वृत्त, त्रिकोण और वर्ग का उपयोग किया जाता है। साथ ही शिकार, मछली पकड़ना, खेती, त्योहार और नृत्य के दृश्य भी देखने को मिलते हैं। परंपरागत रूप से यह कला चावल के पोस्ट सफेद रंग के लिए और धरती से प्राप्त भूरे रंग, धरती से प्राप्त भूरी मिट्टी के रंग जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके और मिट्टी की झोपड़ियों की दीवारों पर ही बनाई जाती है। तो बाँस की छड़ियों का उपयोग पेंट ब्रश के रूप में किया जाता है, और पेंटिंग प्राय वर्ली जनजाति की महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। इसी के साथ लैपिस लैजुली, एक चमकीला नीला पत्थर। तो लैपिस लाजुली एक गहरे नीले रंग का रूपांतरित चट्टान है, जो 25 से 40% लेज़ुराइट से बना होता है, और इसे इसका चमकीला नीला रंग प्राप्त होता है। तो इस दौरान इनमें खनिज सामग्री, इसमें कैल्साइट जो नीलेपन को कम कर सकता है, पाइराइट जो सुनहरी चमक जोड़ने का काम करता है, और डाइऑक्साइड और सोडालाइट की कम मात्रा होती है। तो खनन यह चिली, रूस और अफ़गानिस्तान में पाया जाता है, और अफ़गानिस्तान के बंदरशाह प्रांत में पाया जाता है, जहाँ 6000 से अधिक वर्षों से इसका खनन किया जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत है, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व से ये भारत के व्यापारी खानदेशों से लैपिस लैजुली का आयात करते आए हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तो इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता ही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। जितनी इम्पोर्टेंट बातें हमें मार्च 2025 के करंट अफेयर से करनी थी, वो सारी बातें हम लोगों ने आज की अपनी इस क्लास में डिस्कस कर ली है, और व्हाट आई थिंक कि लगभग 2 घंटे की क्लास आप लोग की फिलहाल हम लोगों ने कवर की है, जहाँ हमने सारी बातों को अच्छे से जाना है, समझा है, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। रैपिड रिवीजन है, तो रैपिड फॉर्म में ही सभी चीज़ें की हैं, और रिकॉर्डेड क्लास में ये अच्छे से हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी आप लोग को फिलहाल चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो बिल्कुल बाकी लोगों का शेयर ज़रूर करना है, बाकी मुझे भी चीज़ें बताते रहना है। इसी के साथ-साथ आप लोग अगर करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं, देखो रिवीजन वो बात की बात है, लेकिन डेली करंट अफेयर कैसे तैयार करें, तो इसका एक अच्छा मौका है आप लोग के पास में कि रोज़ सुबह 9 बजे जुड़िए हमारे साथ, जहाँ हम द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ते हैं। तो न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन दोनों ही काम हम लोग यहाँ करते हैं मंडे टू सैटरडे। तो जुड़िए हमारे साथ अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से। और इसी के साथ स्टडी आईक्यू के अंदर एक नया बैच आप लोग के लिए शुरू हो रहा है, और ये बैच शुरू हो रहा है 7 फरवरी से। तो इस बैच में आप जुड़ सकते हैं केएल लाइव कोड का यूज़ करके। केएल लाइव कोड आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहता है, जो आपके लिए बेस्ट डिस्काउंट कोड होता है। और इस दौरान फरवरी बैच है ये स्टडी आईक्यू का 2027 में, जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं उनके लिए। अगर इस बैच में शामिल होते हैं, तो पहली बात तो ये आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही चरणों के लिए बैच है। अब इस दौरान इस बैच में आप लोग को मिलते हैं कंप्लीट सिलेबस की कवरेज, यानी कि प्रॉपर क्लासेस मिलती हैं जो सिलेबस कवरेज कराती है, 1 टू 1 मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी सुविधाएं जो आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है, वो सब इसमें मिल जाती है। साथ ही स्कॉलरशिप भी है, अगर आप मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं तो 11,000 की स्कॉलरशिप, और साथ ही अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं तो पूरी फीस रिफंड की जाती है। तो ज्वाइन कीजिए अभी केएल लाइव कोर्स अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए, और साथ ही बाकी महत्वपूर्ण बातों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़िए मेरे साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे। सो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक सारे ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। और इसी के साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग को जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो यहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्यूआर कोड स्कैन करके या मेरा नाम सर्च करके भी आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के लिए इतना डोज़ काफ़ी है आप लोग के रिवीजन का। फिर मुलाकात होगी अगले संडे, और तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहे, तैयारी करते रहें, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला एग्ज़ामिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग सिलेक्ट भी हो जाएँगे। सो फिलहाल इस सेशन को शेयर कीजिए, बाकी लोगों के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही स्टडी आईक्यू के साथ में और मेरे साथ में। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और बस ऐसे ही अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सी यू सून।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।